तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट थर्ड। पहले के दो पार्ट के अंदर आप लोगों का बहुत प्यार आया, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू करिए। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके पास लेके आया हूँ पार्ट थ्री ऑफ द फाइनल स्ट्राइक सीरीज, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं एक से बढ़िया एक एमसीक्यूज। आई होप आपको पिछली क्लास में भी इंटरेस्ट आया होगा। उसी इंटरेस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ अच्छे डिटेल्स एंड कुछ अच्छी नॉलेज आप जरूर यहाँ से लेके जाएंगे। तो लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज फ्रॉम द मस्कुलोस्केलेटल। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर आपको पता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है तो यू कैन इजीली टिक द आंसर। बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए कि आपकी जो क्लोज कैविटी है बॉडी में, जैसे लेग है, आर्म है, तो ये क्लोज कैविटी होती है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, आर्टरीज है सारी, और उसके आसपास फेशिया होती है। ठीक है, तो इट इज अ क्लोज स्पेस। अब किसी कारणवश यहाँ पे इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ, तो क्या होता है ना, अगर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ने लग जाता है। इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर का मतलब क्या है कि मसल्स आर्टरी का जो अरेंजमेंट है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अरेंजमेंट है आपका। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे डैमेज हुआ किसी तरीके से, तो अब यहाँ पे ये आपकी ब्लड पूल होना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एडिमा होना स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या होगा ना, ये मसल यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ये मसल यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। उससे क्या होता है, जो ये बीच के अंदर की जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, इन पे कंप्रेशन डालेंगे, तो यहाँ पे उनकी वेस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर मसल एक क्लोज स्पेस में है, क्योंकि आपको पता है मसल्स के आसपास फेशिया होती है, इन हर मसल्स के आसपास फेशिया होगी, तो वो इनको सिकुड़ने नहीं, फैलने नहीं देती। तो फैलने अगर बाहर नहीं जाएगा तो अंदर की तरफ आएगा। आपको पता है, जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ते हैं, सीएनएस पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक काइलर मोनो हाइपोथेसिस होती है ब्रेन के लिए। तो वो भी यही कहती है कि ब्रेन आपका एक क्लोज कैविटी है। तो उस क्लोज कैविटी के अंदर अगर किसी एक चीज की प्रेशर या वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो दूसरी चीज के प्रेशर या वॉल्यूम को कम करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है कि एक क्लोज फेशिया के अंदर जब प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो आपकी आर्टरीज, वेसल्स, इन सब का जो नॉर्मल वर्किंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, मैं एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मिक्स ऑडियंस है, जिनको नहीं पता वो भी है, जिनको पता है वो भी है। सिर्फ क्वेश्चन को टिक करना, आगे बढ़ना इज नॉट माई मोटिव। आई वॉन्ट टू डिलीवर एवरीथिंग दैट आई नो इन द डेप्थ, जो कि आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो आई होप इस डायग्राम से आपको एक बेसिक क्लियर हो गया होगा कि क्या कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ मैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इंडिकेट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। तो पहला है वार्म एंड बाउंडिंग पल्स। तो क्या आपको लगता है वार्म होगा, वहां पे बाउंडिंग पल्स होगी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपकी वेस्कुलर सप्लाई कम हो रही है, मतलब आर्टरीज और वेन्स प्रेशर जा रहा है, तो वेस्कुलर मुझे नहीं लगता कि बाउंडिंग पल्स होगी। ठीक है, अगर मैं इसको पहले एलिमिनेट करके देखते हैं, अगर मैं आपको डिटेल में भी समझाऊंगा कि क्यों बाउंडिंग पल्स नहीं होती। ओके, सेकंड पेन। क्या आपको लगता है पेन होगा? हो सकता है पेन, क्योंकि आपकी एक एंक्लोज स्पेस है जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है, तो पेन हो सकता है, तो इसको मैं क्वेरी में रख लेता हूँ। थर्ड है कि डिमिनिश पेन सेंसेशन। क्या आपको लग रहा है कि पेन की सेंसेशन कम होगी? मुझे तो नहीं लगता पेन की सेंसेशन कम होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप देखिए, जैसे इमेज है, अब इस इमेज के अंदर इस मरीज का जो लेग पीस है, इसके अंदर फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया, जिसके से प्रेशर बढ़ रहा होगा, एडिमा हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। वो तो इसको काट के देखने पता चलेगा कि किस चीज का है। लेकिन ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आप देखिए इसकी स्किन इतनी स्ट्रेच हो चुकी है कि इट इज वेरी शाइनी। आपको दिख रहा है कि बहुत शाइनी शाइनी सी लग रही है। तो मतलब यहाँ पे कुछ तो अंदर गड़बड़ हुई है। तो अगर कोई चीज स्ट्रेच हो रही है तो ऑब्वियसली पेन तो होगा, और डिमिनिश तो नहीं होगा। तो लॉजिक से भी मैं ये ऑप्शन काट सकता हूँ। ठीक है, अब अर्ली मोबिलिटी। तो अर्ली मोबिलिटी का मतलब क्या है? अगर पेशेंट अर्ली मोबाइल है, अर्ली मूव कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ये कंडीशन है, पेशेंट को पेन हो रहा हो, तो पैर नहीं रख पाएगा जमीन पे। तो अगर लॉजिक से भी मैं जाऊं यहाँ पे, तो इसका आंसर चला गया पेन ऑन पैसिव स्ट्रेच, की जब मैंने स्ट्रेच किया पेशेंट का आउट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंजरी। इसका मतलब होता है कि जितना आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा गुना पेन हो रहा है पेशेंट को, उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंजरी। जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ इंजरी है, उससे कहीं ज्यादा लेवल का पेन हो रहा है, और ये होता है इसके अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जो मैंने अभी समझाया कि क्लोज स्पेस के अंदर अगर प्रेशर कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहेगा, तो आपकी आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई और नर्व्स को ये डैमेज कर देगा। एक टाइम बाद इतना खराब हो जाए कि आपको लेग को एम्पुटेट करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में, बात समझ में आ रही है? इट इज अ मेडिकल, इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। आई शुड से सर्जिकल इमरजेंसी है, मेडिकल तो नहीं है, लेकिन सर्जिकल इमरजेंसी जरूर है। तो अब इसके अंदर एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट आर द सिक्स पीस। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा होगा, तो वो सिक्स पीस मैं आपके सामने लिखता हूँ। तो फर्स्ट पी इज पेन, सेकंड पल्सलेस पेलर, थर्ड इज पल्सलेसनेस, फोर्थ इज पैरालिसिस, फिफ्थ इज
paresthesia, and last 6 is poikilothermia. Poikilothermia. आई थिंक आपको ये सारी टर्म वेल अवेयर होगी क्योंकि 6 पीस हैं जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो काम है मैं आपको ये बताऊँ कि इनमें से सबसे पहले जो देखने को मिलता है, सबसे मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट इनिशियल प्रेजेंटेशन इज़ पेन। पेशेंट आपके पास पेन लेके ही आएगा कि डॉक्टर साहब बहुत दुख रहा है और सूजन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो डॉक्टर साहब को क्या करना है? डॉक्टर साहब को यहाँ का प्रेशर चेक करना है। डॉक्टर साहब प्रेशर चेक कैसे चेक करेंगे? डॉक्टर साहब के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं, बताऊँगा आगे आपको, इसको बोलते हैं स्ट्राइकुलर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मॉनिटरिंग नीडल या मैनोमीटर। ठीक है? तो यहाँ पे है फर्स्ट मोस्ट कॉमन हो गया आपके पास पेन। तो एग्जाम पूछे मोस्ट कॉमन या सबसे अर्लीस्ट, तो आप टिक करके पेन। अगर पूछे सबसे लास्ट सिम्टम इन पी में से सबसे लास्ट पी कौन सा आता है, तो इनमें से सबसे लास्ट आता है पल्सलेसनेस। अब देखिए लास्ट क्यों है ये, क्योंकि पल्सलेसनेस होने के लिए आप सोचिए कि आर्टरी पूरी कोलैप्स होनी चाहिए। आर्टरी को पूरा कोलैप्स होना जरूरी है। आर्टरी कब कोलैप्स होगी? जब इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता है आर्टरी का खुद का प्रेशर और वो भी लेग्स की आर्टरी का बहुत ज्यादा होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कंपार्टमेंट प्रेशर, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की डेफिनेशन। अब यहाँ पे कुछ तो प्रेशर होता होगा ना जिसको हम देख के बता सकते हैं कि यार अब यहाँ की स्पेस का या यहाँ के कंपार्टमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो इट शुड बी लेस देन 30 mmHg। अगर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर, आईसीपी इज इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर, अगर लेस देन 30 mmHg है देन इट इज नॉर्मल। लेकिन द कंडीशन, द मोमेंट इट क्रॉस मोर देन 30 mmHg, नाउ इट इज बिकम योर क्रिटिकल प्रेशर। क्या हो गया आपके क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर क्या है? क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर है जहां को आपको सर्जिकल इंटरवेंशन लेना नेसेसरी हो जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन लेना नेसेसरी हो जाएगा। ये रेंज ना आपकी 0 से 30 तक भी जाती है। 0 से 30 तक, मैं जरूर नहीं कि 30 से कम, मतलब 25 में आपको सोचना पड़ेगा कि इट इज नॉट गुड, क्योंकि इट इज ऑन द अपर लिमिट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। द मोमेंट इट क्रॉस 30 mmHg, आपको सर्जिकल इंटरवेंशन लेना पड़ेगा जिसमें आपको ये जो क्लोज स्पेस है इसको ओपन करना पड़ेगा। उस ओपन करने को मैं बोलता हूँ फेशियोटॉमी। फेशियोटॉमी, कट लगा के आपको फेशिया की टेंशन रिलीज करनी पड़ेगी स्लिट लगा के। मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइप की फेशियोटॉमी होती है, टू इंसिजन, 4 कंपार्टमेंट फेशियोटॉमी, डोर्सल वोलर। मैं अभी आपको सब एक्सप्लेन करूंगा आगे डिटेल में। तो मेरे कहने का मतलब था कि नॉर्मल इतना प्रेशर होता है आपके पास। अगर मोर देन 30 चला जाता है आपका आईसीपी, दैट इज इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर, तो आप उसको क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। नाउ यहाँ पे ना अगर मैं पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी नापता हूँ और उसमें से मैं इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर माइनस कर देता हूँ, ठीक है, अगर ये दोनों का डिफरेंस लेस देन 30 mmHg आ रहा है, तो ये मेरे लिए और ज़्यादा गंदी बात है। क्योंकि आप देखिए पेशेंट का डायस्टोलिक बीपी कितना है, मान लीजिए 80 है, ठीक है। अब इसमें से मेरा इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर कितना होना चाहिए? नॉर्मल 30 होना चाहिए, तो मैंने माइनस किया तो 50। तो यार नॉर्मल तो 50 आ रहा है और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 30। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, ये वैल्यू कम होती जाएगी। तो जितनी आपका क्रिटिकल, तो इसको बोलते हैं ना डेल्टा प्रेशर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा प्रेशर। तो कहने का मतलब है आपका अगर डेल्टा प्रेशर आपका 30 से कम है देन इट इज वेरी डेंजरस। एक तो क्रिटिकल प्रेशर हो गया, मैंने आपको तीन समझाया यहाँ पे, नॉर्मल प्रेशर 30 से कम, क्रिटिकल प्रेशर 30 से ज्यादा हो जाए, या डेल्टा प्रेशर 30 से कम हो जाए। ठीक है, ये तीनों डिफाइन करते हैं आपके कि पेशेंट को कंपार्टमेंट सिंड्रोम है कि नहीं है। है तो किस एक्सटेंट पे है। आई होप आपको यहाँ तक प्रेशर समझ में आ गए, क्रिटिकल प्रेशर, डेल्टा प्रेशर, 6P समझ में आ गया, क्लोज फेशिया समझ में आ गया, शाइनी लेग दिखता है प्रेशर की वजह से, फर्स्ट पेन होता है, लास्ट पल्सलेसनेस होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेशेंट आपके पास आया, आपने उसका चिकना चिकना सा लेग पीस देखा, लेकिन चिकने लेग पीस को आप हाथ लगा के तो बता नहीं सकते उसका प्रेशर कितना है। डायस्टोलिक भी आपने ले लिया, लेकिन इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर भी तो चाहिए। उसके लिए आप लगाते हो एक डिवाइस जिसको बोलते हैं स्ट्राइकर इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर मॉनिटर। वो ये डिवाइस होता है। क्या है ये? इसका नाम है स्ट्राइकर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर मॉनिटरिंग नीडल। ठीक है, इस डायग्राम के लाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि एग्जाम में आजकल आईबीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। कल के दिन आपसे उठा के पूछ लिया कि भाई साहब बताओ ये क्या है, ये पिस्तौल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पिस्तौल हम बोलते हैं स्ट्राइकलर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर नीडल या प्रेशर मॉनिटरिंग नीडल। आप देखिए इस नीडल को आप मसल्स में डालेंगे, जैसे इस भाई साहब ने डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें डालेंगे तो यहाँ पे आपको mmHg में रीडिंग आ जाएगी। एक बार इसको इमेज को अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डिवाइस होता है जो पिछली स्लाइड में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ये आपका स्वॉलन लेग है, क्लोज कैविटी में कैसे स्पेस बढ़ती है और कैसे नहीं। मैंने आपको बताया था फेशियोटॉमी, तो दिस इज द इमेज ऑफ अ फेशियोटॉमी। ठीक है, फेशियोटॉमी। यहाँ पे आपको जो क्लोज फेशिया है, मैंने आपको बताया था फेशिया हमेशा क्लोज रहती है, मसल्स के अराउंड रैप करके रहती है। उसको आपको स्लिट लाइन को ओपन करना पड़ेगा ताकि वहां पे जो प्रेशर है वो रिलीज हो।
आपकी आर्टीरियल वेस्कुलर सप्लाई रिस्टोर हो। तो इस तरीके से इंसिजन लगता है और पेशेंट को पैर को या हाथ को खोला जाता है। नाउ यहाँ पे ना एक पॉइंट और मैं आपको ऐड करवाता हूँ कि मोस्ट कॉमन, समझ रहे हैं मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, तो इट इज एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। जो ये इमेज दे रखी है ना, इसी जगह पे मोस्ट कॉमनली होता है, इसीलिए मैंने ये इमेज भी डाली। एंड पिछली जो स्लाइड थी ना, मैंने उसमें भी ये वाली इमेज इसीलिए ली क्योंकि इसी जगह पे आपका मोस्ट कॉमन इंटर कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है, क्योंकि इस जगह का प्रेशर बहुत जल्दी हाई हो जाता है, क्योंकि आपकी टीबिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन, इजीली टूट जाती है। तो अगर टीबिया टूटेगी तो इसी क्लोज स्पेस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं वापस इस पॉइंट पर आता हूँ कि मोस्ट कॉमन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, उसके बाद आपके पास डॉर्सल एंड वोलर कंपार्टमेंट, डॉर्सल एंड वोलर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म, ये भी आपके मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट होते हैं। दिस इज योर डॉर्सल कंपार्टमेंट, दिस इज योर वोलर कंपार्टमेंट। ठीक है, अगर डॉर्सल कंपार्टमेंट में मेरा स्पेस प्रेशर बढ़ेगा तो मैं यहाँ स्लिट लगाऊंगा, अगर मेरा वोलर कंपार्टमेंट में बढ़ेगा तो मैं यहाँ स्लिट लगाऊंगा, अगर मेरा एंटीरियर कंपार्टमेंट में बढ़ेगा तो मैं ऐसे स्लिट लगाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि कहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है उसके हिसाब से अलग अलग इंसिजन लगते हैं, अलग अलग टाइप की फिशियोटॉमी होती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टू। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट और है, मैं आपको थोड़ा इजी करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए, अच्छा मुझे बताइए सीपीपी क्या होता है। कुछ सोचेंगे कि हो सकता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर हो, तो वो भी ठीक है, लेकिन सीपीपी ना आपके कैपिलरी परफ्यूजन प्रेशर भी होता है, परफ्यूजन प्रेशर। अब यार कैपिलरी परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, मतलब ये होता है कि ऐसा प्रेशर जो आपके कैपिलरी को ओपन करके रखने में काम आता है। ठीक है, ये प्रेशर कितना होता है, तो ये आपके पास होता है 20 to 30 mm Hg। ठीक है, अब कैपिलरीज कहाँ है, आपकी वेसल्स के मसल्स के बीच में से जा रही है। सिंपल कॉन्सेप्ट, मतलब कहने का है यहाँ कहीं पे कोई कैपिलरी जारी होगी, यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ रहा है तो कैपिलरी प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब यहाँ का प्रेशर आपके सीपीपी से ज्यादा हो जाएगा तो ये आपकी कैपिलरी को कोलैप्स कर देगी। अगर बाहर का प्रेशर कैपिलरी प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी कैपिलरी हो जाएगी कोलैप्स। कोलैप्स कैपिलरी में होगा इस्चीमिया, कहने का मतलब है कोलैप्स कैपिलरी में होगा इस्चीमिया। आपको पता है इस्चीमिया से ना एडिमा होने के चांस बढ़ जाते हैं, इस्चीमिया से एडिमा के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि कैपिलरी फ्रेजिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, इंक्रीज कैपिलरी फ्रेजिबिलिटी। इससे क्या होगा ना, इंक्रीज एडिमा। अब देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया बात है, आपके मान लीजिए ट्रॉमा हो पेशेंट को, ट्रॉमा होने की वजह से उसका इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ा, इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ने की वजह से उसने उसके सीपीपी को काउंटर बैलेंस किया, उसकी वजह से उसकी कैपिलरी हो गई कोलैप्स, कोलैप्स कैपिलरी की वजह से हुआ एडिमा। अब ये एडिमा फर्दर वहां पे प्रेशर बढ़ाएगा। तो आप सोचिए कि व्हाई इट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी, क्योंकि ये ट्रिगरिंग प्रोसेस है, इसमें आपस में ही जो ट्रिगर चीज होती है ना वो कंडीशन को वर्स करती जाती है। तो ये यहाँ का कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि डैमेज कैपिलरीज इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर के अंदर वो खुद भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने समझाने की कोशिश करी है, आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो आप मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में प्लीज रिव्यू दीजिएगा अपना। मूविंग फर्दर हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट आएगा तो आप क्या करोगे। सबसे पहले अगर उसने कुछ टाइट चीज पहन रखी है ना लेग में, तो अगर आपने कुछ टाइट चीज पहन रखी है उसको तो वो उतारिए, टाइट वेयरिंग्स या टाइट जीन्स बोल देते हैं, रिमूव करिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद जो आप उसका लिम्ब है ना, लिम्ब को आप एलिवेट करेंगे या नीचे रखेंगे, मुझे सोच के बताइए। पेशेंट का लेग है, सारी कंडीशन मैंने आपको बता चुका, अब आप उसको ऊपर रखेंगे हार्ट के लेवल से या उसको नीचे रखेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, दोनों ही नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने ऊपर रखा तो वहां पे ऑलरेडी सप्लाई नहीं जा रही, आपके ऊपर रखने की वजह से वीनस रिटर्न वैसे ही कम हो गया, तो ये नहीं करना। लेकिन अगर आपने नीचे रखा तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाएगा और आगे जा नहीं रहा तो डिपेंडेंट एडिमा और बढ़ जाएगा। तो ना इसको ऊपर रखेंगे ना इसको नीचे रखेंगे, इसको रखेंगे एट लेवल ऑफ हार्ट, एट लेवल ऑफ हार्ट। इससे परफ्यूजन जैसा था वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को O2 देंगे क्योंकि आपको पता है पेशेंट को पेन होगा, सीवियर पेन होता है, मैंने बोला था आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू इंजरी, इतना ज्यादा एक्सटेंड पेन होता है तो आपको उसको नार्कोटिक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना मान लीजिए आपने पेशेंट को ना नार्कोटिक एनाल्जेसिक दिया, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स दिया, उसके बाद भी ना पेशेंट का पेन रिलीव नहीं हुआ, तो आप विदाउट चेकिंग द इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर आप उसको फेशियोटॉमी के लिए ले जा सकते हैं। आप सोचिए कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक के बाद भी रिलीव नहीं हो रहा, मतलब पेशेंट इज इन सीवियर पेन
एंड सीवियर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आया है, यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, हालांकि प्रेशर चेक करने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन इन केस मतलब ये एक जस्ट एक थ्योरेटिकल बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि अगर आपसे पेन किलर काम नहीं कर रही तो उस बेसिस पे आप कट लगा दोगे। ठीक है, लेकिन थ्योरी में लिखा हुआ था तो एग्जाम में पूछ सकता है, आप टिक करके आ जाना कि हाँ भाई ये भी एक इंडिकेशन होता है। नाउ जो मेन इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जिसको बोलते हैं, दैट इज फेशियोटॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन मैं आपके सामने रखता हूँ जो एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर पूछी जाएगी ना तो आपको आएगी। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए जो एग्जामिनर को पता हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर पेशेंट आपके पास आया है तो विद इन 4 आवर्स अगर आपने उसका फेशियोटॉमी कर दी, फेशियोटॉमी कर दी, तो उसका जो मसल डैमेज है ना वो रिवर्सिबल होते हैं और वो मसल उसका डैमेज नहीं होगा परमानेंट, एंड इट विल बी इन अ गुड कंडीशन। लेकिन अगर आपने 6 घंटे से ज्यादा लगा दिए ना तो देयर विल बी रिवर्सिबल मसल डैमेज, रिवर्सिबल मसल डैमेज हो जाएगा पेशेंट को। अगर आपने 8 घंटे से ज्यादा लगा दिया ना तो उसके पास हो जाएगा नर्व इंजरी, नर्व इंजरी हो जाएगी, वो भी इरिवर्सिबल टाइप की नर्व इंजरी, इरिवर्सिबल। अगर आपने बहुत ज्यादा लापरवाही दिखाई, आपने उसके 12 घंटे तक भी उसके लेग पीस को नहीं छेड़ा जो कि आपको छेड़ना था, तब उसका हो सकता है कि हमारे को एम्प्यूटेट भी करना पड़े। हो सकता है उसको अदर कॉम्प्लिकेशन आ जाए जो कि वीआईसी होता है, एक होता है वीआईपी। तो वो तो आप लोग थे इसलिए आप लोग उठे नहीं तो पेशेंट का पैर कट गया, अब पेशेंट को हो जाएगा वीआईसी। वीआईसी इज वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर ये आपके होता है बेसिकली, ये इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ योर आर्म। अगर आर्म के अंदर होता है ना तो बेसिकली ये देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर आपके फुट के अंदर होगा ना तो फुट ड्रॉप विल बी सीन, क्योंकि पैर में आपके जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, आपकी जो पोप्लिटेल वेस्ट आर्टरी है, ये सब डैमेज होने के चांस बढ़ जाते हैं ना। ये जो वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर आपके हाथ में होता है, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है। मैं आपको आगे डिटेल में डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ करने की कोशिश करना। आप हाथ ऐसे करिए, ठीक है, तो फ्लेक्शन एट रिस्ट, फ्लेक्शन एट रिस्ट। ठीक है, ये आपका जो है ये है एमसीपी, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। इस पे होता है एक्सटेंशन, तो रिस्ट पे हुआ फ्लेक्शन, इस पे हुआ एक्सटेंशन। नाउ दिस इज योर पीआईपी, दिस इज योर डीआईपी। पीआईपी मतलब पोस्टीरियर इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इन दोनों पे होता है आपका एक्सटेंशन, और एमसीपी पे होता है आपका, इन दोनों पे होता है आपका फ्लेक्शन, एमसीपी पे होता है एक्सटेंशन और रिस्ट पे होता है फ्लेक्शन। तो देखिए, देखना, ये हुआ फ्लेक्शन, ये हुआ एक्सटेंशन, और ये वापस हुआ फ्लेक्शन। तो इस तरीके का जो हाथ बनता है ना इसको बोलते हैं वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। ये आपके अल्नर प्लस मीडियन नर्व के डैमेज की वजह से होता है, अल्नर प्लस मीडियन नर्व के डैमेज की वजह से होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कुछ इंसिजन, जैसे हम फेशियोटॉमी में जो इंसिजन लगाते हैं अलग अलग, वो कैसे लगते हैं। तो देखिए, ये पेशेंट का लेग पीस है, पेशेंट ऐसे खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए पेशेंट सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा, आप सीधे खड़े हुए और मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, वर्टिकली मैंने आपको, हॉरिजॉन्टली मैंने कट किया, तो ये मैं ऊपर से पैर देख रहा हूँ। नाउ दिस इज योर, मैं कलर चेंज करता हूँ ना। तो ये तो सॉरी, ये तो आपकी है टीबिया बोन। ठीक है, और ये आपकी है फिबुला। ना ये जो मसल्स है ना ये अलग अलग कंपार्टमेंट इंडिकेट करते हैं। तो दिस इज योर एंटीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट। ये आपका है लेटरल कंपार्टमेंट। ठीक है, नाउ अब ये आप खड़े हैं ना, तो आप देखिए ये दोनों, ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये पैर के बहुत अंदर की तरफ है, तो इसको बोलते हैं डीप पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। और ये पीछे की तरफ है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ठीक है, मैं कंपार्टमेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सर्जरी के नाम जो मैं लिखने वाला हूँ ना वो इनके बेसिस पर ही होता है। तो मैं नाम लिखता हूँ, टू इंसिजन 4 कंपार्टमेंट सर्जरी। टू इंसिजन, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया। अब दो इंसिजन ही क्यों, क्योंकि देखिए एक इस इंसिजन में ना मेरे 2 कंपार्टमेंट कवर हो गए, इस इंसिजन में मेरे 2 कंपार्टमेंट कवर हो गए, सुपरफिशियल एंड डीप, इसमें मेरे 2 कंपार्टमेंट निकल गए, एंटीरियर एंड लेटर। तो 2 इंसिजन एंड प्लस 4 कंपार्टमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि इंसिजन कैसे के बेस पे कैसे अपन डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर, इसको बोलते हैं 2 इंसिजन 4 कंपार्टमेंट फेशियोटॉमी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप मुझे बताइए, ये 4 लेग पीस आपके सामने हैं, आई मीन 8 लेग पीस है, 4 पैर लेग पीस के आपके सामने पड़े हैं। इनमें से मुझे बताइए सेलुलाइटिस वाला पैर कौन सा है, डीवीटी वाला पैर कौन सा है, पेरिफेरल आर्टरी वाला पैर कौन सा है, एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाला पैर कौन सा है। मैं आपको जूम करता हूँ, बताइए।
आप अपने हिसाब से एक अपने कॉपी में लिख लीजिए कि आपको ये लग रहा है। मान लीजिए एग्जाम में आईवी क्यों आ रखा है, मैं एक एक फोटो करता हूँ, आप 1 2 3 4 करके लिख देना कि आपको ये लगा था। अब आप लिखिए कि इसका क्या इस वाली इमेज का क्या आपको लग रहा है। फोटो देखिए अच्छे से। ना अब बताइए इस वाली इमेज का क्या लग रहा है आपको, इस वाली इमेज का बताओ बताओ। नाउ कमिंग टू दिस, इस वाली इमेज का बताइए ये कौन सी इमेज है। नाउ लास्ट ये बताइए ये कौन सी इमेज है। लिख लेना कि ये आपको इमेज 1 ये लगा, सेलुलाइटिस लगा, डीवीटी लगा, पीएडी लगा या कंपार्टमेंट सिंड्रोम लगा। ठीक है, चारों इमेज आपने देख ली। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखो क्या है ना, इस पॉइंट पे लाने का मेरा मतलब ये था कि चारों पैर आपको दिख रहे हैं कि सूजन है, सूजन है, सूजन है, सब शाइनी शाइनी से दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि यार इनमें से डीवीटी क्या है, सेलुलाइटिस कौन सा है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सब के बारे में बता देता हूँ ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ। ठीक है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ना जो पेन होता है ना, पेन ऑन, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये आपका डीवीटी है, ये आपका सेल्यूलाइटिस है। मैच कर लेना आपने उससे। दिस इज योर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज एंड दिस इज योर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, अगर आपका सही हो गया कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर वेरी मच नियर टू योर एक्सीलेंस। और नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब क्लियर हो जाएंगे आपके। तो दिस इज योर डीवीटी। डीवीटी में ना पेन आपके कब होता है, पेन ऑन काफ मसल्स, काफ मसल से पेन होता है मेनली ऑन स्टैंडिंग पे, स्टैंडिंग पे पेन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बड़ा ना डिफ्यूज टाइप का, डिफ्यूज, चलो इसको लोकलाइज लिख देता हूँ मैंने, लोकलाइज टाइप का पेन होता है, लोकलाइज पेन होता है। ठीक है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में ना कंटिन्यूसली पेन होता रहता है, कंटिन्यूसली पेन होता रहता है। एंड कंपार्टमेंट सिंड्रोम में इन सबसे ज्यादा भयानक पेन जो होता है ना, सबसे ज्यादा वर्स्ट पेन जिसको बोलते हैं, वर्स्ट पेन जो होता है ना, वो यहाँ पे होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर, क्योंकि इन तीनों में से सबसे ज्यादा सर्जिकल इमरजेंसी वो है, दैट इज योर कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, यहाँ तक आपको खत्म हो गया ना। ये वाला ना जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का पैंतीस कूल, ठंडा ठंडा सा लगेगा। ठीक है, ये भी आपको कूल लगेगा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वाला, क्योंकि आपको पता है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का मतलब कि आपके आर्टरी में, आपके आर्टरी में ऑक्लूजन हो गया, आर्टरी में ऑक्लूजन है तो पैर तो ठंडा पड़ना ही है। तो ये दोनों कूल लगते हैं। ये आपके वार्म और टेंडर होता है सेल लेटेस्ट वाला पैर। ठीक है, और ये आपका रेड होता है, रेड सोलन। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जैसे आपको बताया था कि पल्सलेसनेस जो होती है, सॉरी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर जैसे पल्सलेसनेस जो होती है ना, पल्सलेसनेस ये आपका लास्ट होता है, लास्ट क्लिनिकल मैनिफेस्ट सबसे लास्ट में आता है, जबकि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में इट इज द फर्स्ट। अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज का है तो फर्स्ट सिम्टम ही इसका पल्सलेसनेस होगा। मैं समझ रहे हैं मेरी पॉइंट, अगर आपको बोले पेशेंट का पैर कूल है, पेशेंट का पेन कॉन्स्टेंटली रह रहा है और पल्सलेसनेस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप पेरिफेरल आर्टरी सस्पेक्ट कर सकते हैं। हालांकि और भी हिंट दिए जाएंगे पेशेंट के, जैसे क्रॉनिक इमोबिलाइजेशन है, पेशेंट की आर्टरी स्क्लेरोसिस है, पॉप्लिटियल ये सोलियन वेन्स ब्लॉक है, एंड मेनी मोर। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन है, एंड इसके साथ में भी कुछ डिफरेंशियल्स दिए हुए होंगे, तो आप सस्पेक्ट करना है कि पेरिफेरल आर्टरी है। लेकिन अगर पोस्ट ट्रॉमा, पोस्ट इंजरी पेशेंट आ रहा है, फिर कूल है, शाइनी स्किन दिख रही है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन पेन हो रहा है उसको, एंड उसके धीरे धीरे उसके पास पल्सलेसनेस एब्सेंट हो गई है, देन यू कैन सस्पेक्ट कि इट इज अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नाउ आई होप आपको इन चारों इमेज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा कि किसको कैसे किस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर वोकमैन इस्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये ठीक है, हाँ वही है ये। देखिए, दिस इज योर, व्हाट इज दिस इज योर फ्लेक्शन, बिकॉज ये अंदर की तरफ चला गया। दिस इज योर फ्लेक्शन एट रिस्ट, ये आपके एमसीपी यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, एंड ये दिस इज योर पीआईपी, दिस इज योर डीआईपी। आई होप यहाँ तक इस इमेज में भी देख लीजिए, अगर आपको यहाँ देखना है तो मैं आपको येलो कलर से दिखा देता हूँ। दिस इज योर रिस्ट, यहाँ पे आपका फ्लेक्शन हो गया। ये आपके मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन है जो आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके पीआईपी, ये आपके डीआईपी, पीआईपी डीआईपी, यहाँ दोनों पे फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हैंड आपके पास बनता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नाउ नाउ, अब क्या होता है ना, ये इमेज देखिए एक बार। इस इमेज में आपको क्या लग रहा है, इस इमेज में कहीं फ्रैक्चर है, वो ऑलरेडी इसके अंदर मेंशन है, मैं जानबूझ के लेके आया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस इज योर फ्रैक्चर। अब आप बता सकते हैं ये बॉडी का कौन सा पार्ट है, मतलब किस जगह का है एक्सरे है, ये सोचिए एक बार, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। बताओ गाइस बताओ, बहुत उम्मीद है मुझे आप लोगों से। ठीक है, तो मैं बताता हूँ बेसिकली दिस इज योर ह्यूमरस। ठीक है, क्योंकि काफी जनों ने पता कर लिया होगा क्योंकि ह्यूमर, हाँ ह्यूमर लिखा हुआ है, ह्यूमरस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज योर सुप्रा कॉन्डाइलर पोर्शन। ये जो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका सुप्रा कॉन्डाइलर पार्ट है, सुप्रा कॉन्डाइलर पार्ट। अब क्या होता है ना,
सुप्राकॉन्डाइलर पोर्शन अगर फ्रैक्चर होता है ना ह्यूमरस का, तो भी आपको वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इमेज यहाँ पर डाली। तो कहने का मतलब है, वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर आपकी कंपार्टमेंट सिंड्रोम को ट्रीट नहीं करो, अगर वो डॉर्सम या वोलर सरफेस का हुआ है तो भी। और अगर आपके सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस होता है, जो कि इस कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी आपको वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्शन एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को जरूर मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं आपको पास, आपको फील देने के लिए। जो एंटीरियर ह्यूमरल लाइन है ना, एंटीरियर ह्यूमरल लाइन, मतलब कहने का मतलब है ह्यूमरस के जो एंटीरियर पोर्शन है उसकी स्ट्रेट में एक लाइन खींचते हैं टू सी द इंटीग्रिटी ऑफ द ह्यूमरस। अब आप देखिए यहाँ पे इंटीग्रिटी ब्रेक हो गई, तो मुझे इस लाइन से पता चला। ठीक है, तो इस एंटीरियर ह्यूमरल लाइन को ना पढ़े लिखे लोग बोलते हैं रॉजर्स लाइन। क्या बोलते हैं? रॉजर्स लाइन। क्लियर लिख देता हूँ मैं, रॉजर्स लाइन। ठीक है, बेसिक बस नाम है, एक्स्ट्रा था मैंने बता दिया। अब यहाँ पे ना जो ये सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस है ना, इसके ना इसके एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, जैसे ये इमेज है। ठीक है, अब इस इमेज के अंदर क्या है देखिए, यहाँ पे ह्यूमरस टूटी है लेकिन वहीं पर ही है, ऐसे बिखरी है। ये सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ही है, सारे सारे सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर है, टूटी है लेकिन वहीं पर है। सेकंड के अंदर एंटीरियरली टूटी है, पोस्टीरियरली इंटैक्ट है। एंटीरियरली टूटी, खुला है मुंह, लेकिन पोस्टीरियरली इंटैक्ट पड़ी है। ठीक है, यहाँ के अंदर टूटी है लेकिन अभी भी है ना थोड़ी कॉन्टैक्ट में ही है। समझ को ये इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इसमें होता है ना थर्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज योर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दिस इज योर सेकंड क्लासिफिकेशन, दिस इज योर थर्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर ना जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना वो कांटेक्ट में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं एल्बो से। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन फोर्थ वाले में ना पूरा ही बिखर जाती है एल्बो, तो पेशेंट का हाथ ऐसे भी जा रहा होता है, ऐसे भी जा रहा होता है, मतलब 360 घूमता रहता है पेशेंट का हाथ। ना फ्लेक्शन का ना फ्लेक्शन का होश रहता है, ना एक्सटेंशन का, ना लेटरल, ना इंटीरियर, कोई टाइप का होश नहीं रहता, ऐसे गुड़ 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 घूमता रहता है पेशेंट का हाथ। ठीक है, तो इट इज अ वर्स, ये फोर्थ टाइप का होता है एंड इट इज अ वर्स। तो मेरे कहने का मतलब था, अगर मैंने आपको सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस बताया, तो उसका क्लासिफिकेशन भी मैं आपको साथ साथ बता दूं, क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं द गार्टलेंस क्लासिफिकेशन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं द गार्टलेंस क्लासिफिकेशन ऑफ सुप्राकॉन्डाइलर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी मीडियन नर्व, अल्नर नर्व दोनों डैमेज होती है, इसके अंदर आपकी ब्रेकियल आर्टरी भी डैमेज होती है। आई होप एग्जाम में पूछेगा, जरूर लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे? गार्टलेंस क्लासिफिकेशन किस लिए होता है? सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मीडियन अल्नर इंजरी। आर्टरी कौन सी जाती है? ब्रेकियल आर्टरी। और किस क्या और क्या होता है? वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर। वोकमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर और किस में होता है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आई होप आपको यहाँ तक इस क्वेश्चन के अंदर समझ में आ गया होगा, जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं चाह रहा था इसको डिटेल में लाऊं आपके सामने। नो, अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ, उससे पहले रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट सेंसिटिव जो था दैट इज पेन। मोस्ट कॉमन साइट टीबिया, जो कि आपको बता चुका हूँ। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? इंक्रीज इन द आईसीपी, इंटर कंपार्टमेंट प्रेशर बढ़ने से होता है, कॉमन सेंस, कुछ अलग नहीं। बेस्ट टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, स्ट्राई कर, इंट्रा कंपार्टमेंट प्रेशर, नीडल, मैनोमीटर या मॉनिटरिंग। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज फिशियोटॉमी, आप सबको पता है, आप सब बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है, डू नॉट एलिवेट, डू नॉट एलिवेट लेग फ्रॉम हार्ट लेवल, फ्रॉम हार्ट लेवल, क्योंकि आपको बता दिया कि देर इज अ चांस कि वहां पे वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है। पेन आपको पता है, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, एंड पल्सलेसनेस इज द लास्ट साइन, पल्सलेसनेस। तो यहाँ तक आई होप आपको सब अच्छा लगा होगा, गोल्डन रिवाइज कर लिया हमने। ठीक है गाइस। नाउ यहाँ पे ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बॉडी बोला ना मैंने, बॉडी, तो बॉडी से रिलेटेड ना एक इंपॉर्टेंट अलग अलग टाइप की ना बॉडीज होती है बॉडी के अंदर। जैसे मैंने अभी आपको बताया ह्यूमरस की जैसे बॉडी है, मतलब ह्यूमरस की जो बॉडी थी वो आपकी बॉडी फ्रैक्चर हुई। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज इन द डिफरेंट डिफरेंट डिजीज। आपने कहीं सुना होगा नेगरी बॉडीज, लेवी बॉडी, सुना होगा ना आपने। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बॉडीज आपके सामने डिटेल में डिस्कस कर दूं। डिटेल मतलब मैं उनको नाम बता दूं कि ये बॉडीज हैं और ये किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है। ओके, कल के दिन अगर कोई पूछे कि लेवी बॉडी किस में देखने को मिलती है, सैमोमा बॉडीज किस में देखने को मिलती है, नेगरी बॉडीज किस में देखने को मिलती है, मेलोरी बॉडीज किस में देखने को मिलती है, तो आपका हाथ नहीं अटकना चाहिए। तो प्रेजेंटिंग यू सम बॉडीज, इंपॉर्टेंट बॉडीज मैं आपके सामने लाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो बॉडी है मेरे पास, जो कि ये है, इसको मैं बोलता हूँ हैंड्स बॉडी। क्या बोलता हूँ? हैंड्स बॉडी। हैंड्स बॉडी या फिर बाइट सेल्स, बाइट सेल्स। अब आप देखिए यहाँ पे ये लग रहा है कि किसी ने ना इसको यहाँ से काट लिया, लग रहा है ना, कटा हुआ बर्गर की तरह।
ठीक है, इसको बोलते हैं बाइट सेल्स, और ये ही इसी को बोलते हैं हेंस बॉडी। दोनों एक ही टर्म है। ये क्या होता है ना, आपके आरबीसी के अंदर जो डीएनए जो डीएनए है ना, वो जब खराब हो जाता है ना, डीनेचुरेशन हो जाता है, उसके बाद जो व्हाइट व्हाइट स्पेस बचती है ना, दैट इज डैमेज डीएनए। उसको रिप्रेजेंट करती है हेंस बॉडी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आपको देखने को मिलती है कंडीशंस लाइक थैलेसीमिया, G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ तक। या फिर ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है ना बॉडी में, ऑक्सीडेटिव डैमेज, उसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा बॉडीज दिखा देता हूँ मैं आपको इमेज के साथ में, उसके साथ साथ कौन सी कंडीशन में मिलती है वो भी दिखा देता हूँ। तो दिस इज जो हेमोलाइटिक अनीमिया की इमेज है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये दिस इज योर रास ब्यूरी केस इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। अब रास्पबेरी केस इंड्यूस हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, इसको मैं एनीमिया वाले सेक्शन में जब मैं हेमेट पढ़ाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे उसको खोला तो इट विल बी अ वेरी मच डिवास्टेशन। ठीक है, तो आप बस इमेज देखिए, फील लीजिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, और लिख लीजिए कॉपी में, किसी ना किसी दिन जरूर चमकेगा आपको एग्जाम में भी और लाइफ में भी। ठीक है, नाउ दिस इज योर ओवल जॉली बॉडी। ये आपका डीएनए बचा हुआ है, आरबीसी जो डीएनए होता है ना, उस पॉइंटेड चीज है वो डीएनए आपकी ओवल जॉली बॉडी। ये आपकी मिलती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। या फिर अगर पेशेंट को स्प्लीनिक इश्यूज होते हैं ना, स्प्लीनिक प्रॉब्लम्स, स्प्लीन का इशू होता है, स्प्लीनिक प्रॉब्लम्स उसके अंदर देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए एप्लास्टिक स्प्लीन है ना, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी, आपको ये देखने को मिल जाएगी। और क्या आपको पता है, जो एबनॉर्मल आरबीसी होते हैं वो आपके स्प्लीन ही खत्म करती है, क्योंकि उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। गुड, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। वाओ, इसको देखिए, ये बहुत बार पूछा हुआ है, आपको इमेज नहीं पता होगी लेकिन आपको पता जरूर होगा ये कौन सी है। दिस इज योर फेमस नेगरी बॉडी, फेमस नेगरी बॉडी, सो नैर्गिनी नेगरी। ये आपको देखने को मिलती है रेबीज में, जो कि आपको पता है 100% मोर्टेलिटी डिजीज है। 100% मोर्टेलिटी डिजीज है बेटा, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया ना तो इससे मरेगा ही मरेगा। एक बार को पेशेंट बर्केट्स लिम्फोमा से बच सकता है लेकिन रेबीज से नहीं बच सकता। आप अगर आपने मेरी पहले वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि बर्केट्स लिम्फोमा क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ लिखता हूँ मैं, बर्केट्स लिम्फोमा। बर्केट्स लिम्फोमा के अंदर जितना भी कैंसर का सेल मास होता है ना, वो हर 48 आवर्स में डबल हो जाता है। 48 आवर्स में, सोचिए कितना क्रॉनिक प्रोग्रेसिव कैंसर है, एंड इतना गंदी तरीके से प्रोग्रेस करता है ना। इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ कैंसर अमंग द ऑल कैंसर। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो नेगरी बॉडीज आपकी रेबीज में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में आपको बता दूं, कभी पूछा नहीं है लेकिन जिस दिन पूछेगा ना मजा आएगा। इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे होती है, तो आप लिखना, इसकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है आपकी हिपोकैम्पस में, हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस में एंड सेरिबेलम में, सेरिबेलम में। अब सेरिबेलम में भी ना एक स्पेसिफिक जगह होती है जिसको बोलते हैं पुरकिंजी सेल्स, पुरकिंजी सेल्स उसके अंदर होता है ये। अब आप सोच रहे होंगे बहुत जने कि यार पुरकिंजी सेल्स भी कुछ होता है, पुरकिंजी फाइबर सुना था, सेल्स होता है वो भी ब्रेन में। हाँ, तो हार्ट में होता है पुरकिंजी फाइबर एंड ब्रेन में होता है पुरकिंजी सेल्स। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट इंटरेस्टिंग लगे होंगे और कुछ नया होगा आपके लिए। नाउ ये प्याज किसने काट के रख दिया यहाँ पे, ये प्याज काटा है सैमोमा बॉडीज ने। किसने काटा है, सैमोमा सैमोमा बॉडीज। ये किस में देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है पीटीसी, दैट इज पैपिलरी, पैपिलरी थायराइड कैंसर। इसके अंदर देखने को मिलती है आपको ये दोनों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फर्दर, ये क्या है, ये दिस इज योर एशकॉफ्स बॉडी, एशकॉफ्स बॉडी। ठीक है, एक थी आर्नोल्ड की बॉडी, दिस इज योर एशकॉफ्स बॉडी। ये आपको बड़ी फेमस डिजीज रोमैटिक फीवर के अंदर देखने को मिलती है, या फिर रोमैटिक कार्डाइटिस के अंदर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे मेरे दो सवाल हैं आपसे जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या एशकॉफ बॉडी और एशकॉफ नोडुल्स अलग अलग होते हैं कि नहीं। ठीक है, और रोमैटिक फीवर में कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे। आई होप आपको एशकॉफ बॉडी, एशकॉफ नोड्यूल्स तो आपको बताना है, ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है। नाउ ये क्या लग रहा है आपको, ये तो बड़ा कुछ पर्पल पर्पल सा बढ़िया सा लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये ना आपका प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल। दिस इज योर मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, अभी बॉडी का नाम क्या है, दिस इज योर रसल बॉडी, रसल बॉडी। क्या है ये, रसल बॉडी। अब ना एक रसल ट्रैक्शन भी होता है ऑर्थोपेडिक्स में। ठीक है, अब वो अपन ऑर्थोपेडिक्स पढ़ेंगे ना तब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन याद रखना कि एक रसल ट्रैक्शन भी होता है
और आपकी एक रसल बॉडी हो गई। ये आपके प्लाज्मा सेल ट्यूमर, प्लाज्मा सेल मतलब बोन का वाला जो इशू होता है उसके अंदर देखने को मिलती है, मेनली इन द मल्टीपल माइलोमा वाला पोर्शन। दिस इज योर मेलोरी बॉडीज। ये कौन सी है? मेलोरी बॉडीज, मेलोरी बॉडी। ये आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? ये आपको देखने को मिल सकती है पीबीसी, मतलब प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस के अंदर देखने को मिल सकती है। ये आपको अल्कोहलिक लिवर डिजीज के अंदर देखने को मिल सकती है। आप फुल फॉर्म लिखना गाइस, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मेरा काम है डिलीवर करना, आपका काम है लिखना। तो इसका है फुल फॉर्म अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इन कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। ये आपको पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी भी देखने को मिल जाएगी, पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी। ठीक है, दिस इज योर मेलोरी बॉडी। नाउ दिस इज, ये क्या है? ये तारे तारे से किसने चमका दी? यहाँ पे दिख रहे हैं आपको तारे चमके हुए? बताओ ये क्या हो सकता है? एक मूवी आई थी ओपनहाइमर करके, बहुत फेमस हुई थी ओपनहाइमर, जिसके अंदर वो सिगरेट पीता है, हेड पहन के निकलता है, पीछे से ब्लास्ट हो रहे होते हैं, आपने देखी होगी। तो दिस इज योर ओपनहाइमर बॉडी। आई मीन टू से दिस इज योर पेपनहाइमर, पेपनहाइमर बॉडीज, पेपनहाइमर बॉडीज। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे सर्च करके कि पेपनहाइमर बॉडीज किस में देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द लास्ट, देखते हैं हमारे पास ये है आपकी है लेवी बॉडी। और एग्जाम में भी पूछी हुई है कि लेवी बॉडी क्या होती है, क्योंकि ये आपके दो कंडीशन जो आपके साइकेट्रिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर देखने को मिलती है, जिसका नाम है, एक तो आपके डिमेंशिया, डिमेंशिया, एक आपके एल्जाइमर्स, एल्जाइमर्स। इसको डिमेंशिया को बोलते हैं हम लेवी बॉडी डिमेंशिया। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स है। एक टर्म और लिख लीजिए यहाँ पे कि सिन्यूक्लिन, सिन्यूक्लिन, अल्फा सिन्यूक्लिन। ये एग्जैक्टली वो प्रोटीन होता है जो लेवी बॉडी कंटेन करती है। मतलब अगर अल्फा सिन्यूक्लिन आपके ब्रेन में डिपॉजिट होने लग जाता है एबनॉर्मल तरीके से एक टाइम बाद, उसको बोलते हैं लेवी बॉडी। तो लेवी बॉडी इज बेसिकली अल्फा सिन्यूक्लिन दैट इज डिपॉजिट इन द ब्रेन दैट विल लीड टू एबनॉर्मल ब्रेन डैमेज या इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज, क्योंकि आपको पता है अल्जाइमर ब्रेन डैमेज होता है। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो आप जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी समझ में आ गया। मैंने कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है गैस्ट्रो से। सो गैस्ट्रो से क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि वी हैव अ पेशेंट विद अननोन सिरोसिस, नोन सिरोसिस। एक पेशेंट है हमारे पास नोन सिरोसिस का विद प्रेजेंट ऑफ अक्यूट हेमाटेमेसिस। अब आपको पता है हेमाटेमेसिस क्या होता है, अक्यूट क्या है? अक्यूट हेमाटेमेसिस मतलब फ्रेश ब्लीडिंग आ रहा है उसकी वॉमिटिंग में। हेमाटेमेसिस मतलब वॉमिटस में फ्रेश ब्लीड, प्लस उसके साथ में उसको मेलिना भी है, दैट इज ओल्ड ब्लड इन द स्टूल। आपको पता है मेलिना वर्सेस हेमाटोचीजिया, हेमाटोचीजिया इज फ्लैश ब्लड इन द स्टूल एंड मेलिना इज ओल्ड ब्लड इन द स्टूल। अब यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं पे अपन क्लियर करते हुए चलते हैं कि मेलिना तो आपकी होता है लोअर में, मेलिना अगर दिख रहा है तो मतलब अपर जीआई ब्लीड है। अगर आपको हेमाटोचीजिया देख रहा है पेशेंट को, हेमाटोचीजिया, तो ये आपके लोअर जीआई ब्लीड है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अपर एंड लोअर को कौन सा स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट करता है, मतलब क्या चीज मैं देख के बोलूंगा कि यहाँ से मेरा अपर जीआईटी खत्म हो रहा है और यहाँ से मेरा लोअर जीआईटी स्टार्ट हो रहा है। तो दैट इज स्पेशल लिगामेंट जिसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स, लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। इसको देख के एनाटॉमिकली वी यूज्ड टू से कि अच्छा दिस इज द पोर्शन वेयर जीए अपर जीआईटी इज एंडिंग एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द लोअर जीआईटी। तो दिस इज द डायग्राम आप देखिए। सो दिस ये जो है ना आपका पोर्शन, दिस इज द लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स। बस एक इमेज ध्यान में रखना है हमारे को। मेन क्वेश्चन यही है कि अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी को कौन सा सेगमेंट डिफरेंशिएट करता है। तो दिस इज द पार्ट। कमिंग टू द क्वेश्चन बैक अगेन, तो हेमाटोमेसिस हो रहा है, मेलिना भी हो रहा है, बीपी उसका फॉल हो रहा है, प्लेटलेट उसकी कम है, क्योंकि आपको पता है इट शुड बी 1.5 टू 3 लाख के आसपास होने चाहिए। आईएनआर आपका 2.4 है। अब आपको बताओ, अब आप बताइए कि आईएनआर बढ़ा हुआ है या कम है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, चलो मैं कुछ नॉर्मल वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपका जो एपीटीटी होता है दैट इज अराउंड 25 टू 35 सेकंड्स होता है। ठीक है, पीटी जो आपका होता है दैट इज अराउंड 10 टू 13 सेकंड्स होता है, 10 टू 13 सेकंड्स। और जो आपका आईएनआर होता है, आईएनआर दैट इज फ्रॉम 0.8 टू 1.2। ठीक है, तो ये बेसिकली ये आपकी नॉर्मल वैल्यूज में आपके सामने लिख दी। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो 2.5 2.4 आईएनआर इज मच मोर इंक्रीज, तो मतलब कि देयर इज अ रिस्क ऑफ चांस इंक्रीज है कि रिस्क है पेशेंट को, वो तो दिख ही रहा है कि मेलानिस हेमेटोमेसिस कर रहा है पेशेंट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लोवेस्ट प्रायोरिटी, या आ गया खेला। एग्जाम कुछ एग्जामिनर ने क्या खेला यहाँ पे, लोवेस्ट प्रायोरिटी पूछ लिया। देखिए, इन्हीं चीजों का हमारे को एग्जाम में ध्यान रखना पड़ता है, हाईएस्ट, लोवेस्ट, इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, है ना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारा आपको ध्यान रखना है। इसमें लोवेस्ट प्रायोरिटी पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे को सबसे एंड में करना चाहिए। ठीक है,
तो पहला पहला ऑप्शन है कि उसको अपर जी एंडोस्कोपी करनी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है ना, ब्लड आ रहा है, अगर आप उसको एंडोस्कोपी करके पहले देख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको सोर्स का पता चल जाए, तो आप गलत हैं। ठीक है? मैं बता दूँगा कि क्यों गलत है, क्योंकि देयर आर प्रोटोकॉल्स टू एक्टिवली सी कि भई हेमाटोमेसिस कैसे है और क्या गाइडलाइंस है, मैं आपके सारे सामने सब रखूँगा। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो ऑप्शन तो उड़ गया, क्यों? क्योंकि हम लोएस्ट प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि लोएस्ट प्रायोरिटी कैसे चला गया, जबकि ये तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि फ्रेश ब्लीड है, एक्टिव ब्लीड है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके? सेकंड इज़ फ्लूइड रिससिटेशन। तो अब आप देखिए कि बीपी मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है, थोड़ा नहीं, बीपी सिग्निफिकेंटली कम है, तो फ्लूइड रिससिटेट अपन कर सकते हैं, नो इश्यू। अब इसमें कह रहा है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, ये कह रहा है पेशेंट को इंट्यूबेट कर दो। अब आप सोच रहे हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो कि अगर पेशेंट खून की उल्टी कर रहा है तो इससे इंट्यूबेशन का क्या लेना देना है। तो मैं आपको यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंस बताता हूँ इंट्यूबेशन के एट दिस पॉइंट एट दिस पेशेंट। अगर आपने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, इससे क्या होगा ना, पेशेंट जो वॉमिटिंग कर रहा है ब्लड की, तो हो सकता है पेशेंट डिस्ट्रेस में जाए और वो एस्पिरेट कर जाए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने उसका एस्पिरेशन प्रिवेंट किया। आपने क्या किया, एस्पिरेशन को प्रिवेंट किया, क्योंकि आपको पता है जब हम इंट्यूबेट करते हैं तो वो सील हो जाता है बलून आपका, ठीक है? तो एस्पिरेशन बच गया। सेकंड, आपको पता है और एग्जाम क्वेश्चन भी है कि जब आपने ईटी के कप को एक्स किया, आपने ईटी के कप को फुलाया, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो मेन पर्पस उसका होता है कि एयर लीक को प्रिवेंट करना। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ईटी आपने बीच में आ गए तो उसका मेन काम होता है आपके एयर लीक को प्रिवेंट करना ना, एयर लीक को प्रिवेंट करना है। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है ईटी कप का, दैट इज योर, क्या होता है, दैट इज योर डिसलॉजमेंट। चलो इसको मैं सीक्वेंस मैनेज करता हूँ। तो पहला उसका काम होता है ईटी का एयर लीक प्रिवेंट करना, दूसरा उसका होता है एस्पिरेशन प्रिवेंट करना, ठीक है? एंड तीसरा उसका काम होता है कि पोजीशन फिक्स रखना ईटी की वहां पे। तो यहाँ पे देखिए कि एस्पिरेशन वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, इसीलिए हम इंट्यूबेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर पेशेंट ने गलती से अंदर चला गया ना तो उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्पिरेशन निमोनिया। तो मुझे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन ठीक लग रहा है। लास्ट इज ट्रांसफर टू आईसीयू। अब इंट्यूबेट कहाँ करोगे? सड़क पे, बेड साइड, वार्ड में? आईसीयू में करेंगे ना, और पेशेंट वैसे भी एक्टिव ब्लीड का है तो मेरे हिसाब से इसको आईसीयू शिफ्ट करना। सबसे पहले हम इसको आईसीयू शिफ्ट करेंगे, रिससिटेट और इंट्यूबेट साइमल्टेनियसली करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मैं अब आपके सामने गाइडलाइंस लिख देता हूँ कि कैसे कैसे हम मैनेज करते हैं। अब आप देखिए, ये एक इमेज है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि दिस इज योर, आपको इस तरीका देखने को मिलता है। कैन यू अप्रिशिएट कैसे देखने को मिल रहा है आपको? ये देखो, आपने जब एंडोस्कोपी करोगे ना, जो कि आपको बताऊंगा कि लास्ट प्रायोरिटी होता है और क्यों होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है? तो अब ये देखिए, दिस इज योर ब्लीडर। ये आपके किसके अंदर है? ईसोफेगस में, गैस्ट्रिक में। दिस इज योर गैस्ट्रिक, दिस इज योर गैस्ट्रिक ब्लीड, है ना? ये गैस्ट्रिक है आपका। एंड दिस इज योर ईसोफेगस, कैन यू सी दिस, लंबी लंबी एकदम, ये आपका ईसोफेगस है ना? ये आपका एंडोस्कोप है जो आपको देखने को मिल रहा है आसपास का, ठीक है ना? तो मैं चाहता था कि आपके सामने इमेज रखूं कि एंडोस्कोपी में एक्चुअली में कैसा दिखता है हेमेटोमेसिस। यही सारा जो खेला है ना, ये आपका बाहर आ रहा है, यही यही देखिए, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। नाउ राइट, लेट्स राइट द मैनेजमेंट। मैं आपके सामने मैनेजमेंट लिखता हूँ कि क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले ना, पेशेंट आता है ना तो उसको सबसे पहले आप करो इंट्यूबेट। क्या करो? पेशेंट को इंट्यूबेट। इंट्यूबेट के साथ साथ में आप उसको हीमोडायनेमिकली स्टेबल करो, पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल करो। स्टेबल कैसे करोगे? आप उसको फ्लूइड्स दीजिए, है ना? अगर कोई सपोर्ट की जरूरत है, आइनोट्रोपिक सपोर्ट की जरूरत है, उसको वो करिए, ठीक है? इसके साथ साथ आप ना आईवी कैनुला लगाओगे ना, तो उसके वाइटल्स आपको मैनेज करने हैं। आपको हार्ट रेट 100 से कम रखनी है, हार्ट रेट, ठीक है? आपको यूरिन आउटपुट 30 से ज्यादा रखना है पर आवर। और आपको और क्या हो सकता है? पल्स, पल्स का ध्यान रखना है आपको। पल्स हो गया, बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपको 100 से ज़्यादा रखना है, ठीक है? ये आपको उसको वाइटल्स मेंटेन करके रखना है। अब उसका हीमोग्लोबिन चेक करिए, क्योंकि आपके पास हो रहा है ब्लीडिंग, तो हीमोग्लोबिन अगर 7 से कम आ रहा है, उसको ब्लड दो, ठीक है? अगर प्लेटलेट आपके 50,000 से कम आए, तो उसको आरडीपी, एसडीपी दीजिए, ठीक है? यहाँ तक हो गया? अब अगर इसके बाद में ना उसकी कोएगुलेशन स्टडी करवाइए। कोएगुलेशन स्टडी मतलब पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, क्योंकि ब्लीड हो रहा है पेशेंट को, ऑब्वियसली ये तो कर पाओगे। ये नहीं करवाया तो फिर क्या करवाओ? तो अगर पेशेंट ऑलरेडी वारफेरिन या हेपेरिन पे है, किस पे है? वारफेरिन या हेपेरिन पे, तो उसको तो स्टॉप करो, कॉमन सेंस। और विटामिन के दो, क्योंकि आपको पता है विटामिन के आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यहाँ तक खत्म। अब इसके बाद में क्या करोगे? यहाँ तक आपने पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया। नाउ नाउ इट इज द टाइम टू ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। परफॉर्म द एंडोस्कोपी। अब यहाँ पे दो डेटा मैं आपके सामने लिखता हूँ। विद इन 12 आवर्स आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, एंड विद इन 24 आवर्स आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। किस कंडीशन में? तो अगर पेशेंट वेरिशियल ब्लीड का है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पेशेंट वेरिशियल ब्लीड का है तो मुझे 12 आवर्स के अंदर एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। कौन सा पेशेंट है? वेरिशियल ब्लीड का। अगर मेरा पेशेंट नॉन वेरिशियल ब्लीड का है
तब मैं उसको 24 आवर्स के अंदर एंडोस्कोपी कर सकता हूँ। नॉन वेरिशियल ब्लीड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज वेरिशियल ब्लीड एंड व्हाट इज नॉन वेरिशियल ब्लीड। सिंपल रखता हूँ मैं। अगर आपके पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीड हो रहा है तो दैट इज योर वेरिशियल ब्लीड। अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीड नहीं हो रहा, अगर किसी और वजह से हो रहा है, दैट इज योर नॉन वेरिशियल ब्लीड। अब आपको पता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से आपकी गैस्ट्रिक एंड इसोफेजियल जो आर्टरीज वेन्स होती है वो डायलेट होती है, रप्चर हो जाएगी। उसकी वजह से हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वेरिशियल ब्लीड। नॉन वेरिशियल ब्लीड के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, ट्यूमर, मास, इरोजन, ये सारे कुछ हो सकते हैं। यहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट था कि कौन सी कितने ड्यूरेशन के अंदर हमारे को एंडोस्कोपी करनी है। तो आप देखिए कि अगर मैं वेरिशियल ब्लीड भी मान लेता हूँ तो 12 आवर्स का डेटा मेरे पास आ रहा है, ठीक है। आप 6 घंटे में भी कर सकते हैं, 4 घंटे में भी कर सकते हैं, दैट इज योर एफिशिएंसी, दैट इज योर सेटिंग, दैट इज योर कॉल, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे पहला पेशेंट को शिफ्ट करके स्टेबलाइज करके इंट्यूबेट करना ज्यादा जरूरी था रादर देन एंडोस्कोपी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात है, आप एंडोस्कोप अंदर लेके गए, ठीक है। अब आपको दो चीजें हो सकती है, या तो आपको वेरिशियल ब्लीड देखने को मिलेगा या आपको नॉन वेरिशियल ब्लीड देखने को मिलेगा। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि यह वेरिशियल ब्लीड है नॉन वेरिशियल ब्लीड है। तो देखो, वेरिशियल ब्लीड के साथ में ना पेशेंट की हिस्ट्री होगी, यहाँ पे हिस्ट्री का रोल हो जाता है। हिस्ट्री ऑफ सिरोसिस या लीवर का कुछ भी इश्यूज होगा पेशेंट को, नॉन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी है। और फिर पेशेंट को ईसोफेजियल या फिर गैस्ट्रिक ब्लीड है, क्योंकि ईसोफेजियल वेरिसिस भी हो सकता है और गैस्ट्रिक वेरिसिस भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। तो आप सस्पेक्ट करोगे कि भी पेशेंट अगर लिवर के इश्यूज के साथ में है, सिरोसिस वाला पेशेंट ऑलरेडी है, वेरिशियल ब्लीड। अब ये देखना है आपको ब्लीड कहाँ पे हो रहा है, ईसोफेगस में हो रहा है या गैस्ट्रिक में हो रहा है, उसके हिसाब से आप ईसोफेगस या गैस्ट्रिक ब्लीड कर देना, ठीक है। अगर ईसोफेजियल वेरिसिस मतलब ईसोफेगस में ब्लीड हो रहा है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप करते हो एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन। बैंड लाइगेशन मतलब आप एक एंडोस्कोप ले जाएंगे, इसके ऊपर एक रबर चढ़ा हुआ होगा, वहां पे जो आर्टरी रप्चर हुई भी है, मान लीजिए मेरी आर्टरी है, मैं यहाँ पे एंडोस्कोप लाया, मैंने यहाँ से ये रबर इस पे चढ़ा दिया और ये हो गई बंद। तो दिस इज योर एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन। आई विल बी शोइंग यू डायग्राम वेरी सून। अगर गैस्ट्रिक वेरिसिस है, गैस्ट्रिक वेरिसिस मतलब अगर पेट में कोई आर्टरी ऐसे फूटी भी पड़ी है, उसके अंदर ना आप ग्लू लगा सकते हैं। क्या लगा दीजिए, ग्लू। इसके लिए टिश्यू ग्लू आती है। क्या आती है, टिश्यू ग्लू। मैं आपको एक टिश्यू ग्लू का नाम बता देता हूँ कि कौन सी ड्रग्स एज हम टिश्यू ग्लू यूज करते हैं, आपने शायद सुना नहीं होगा। इसका नाम होता है एन ब्यूटाइल साइनो एसीटेट। एसीटेट ये आपकी एक स्पेशल ड्रग होती है जो एज अ ग्लू काम करती है, एज अ टिश्यू ग्लू मतलब टिश्यू को चिपकाने में काम करती है। तो ये हम देते हैं अगर हमारे को इसोफेजियस वर्सेस गैस्ट्रिक ब्लीड दिखता है तो। अब यहाँ पे नॉन वेरिशियल ब्लीड दिख रहा है हमारे को, मतलब या तो हमारे को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेशेंट को कोई ट्यूमर फटा हुआ हो सकता है वहाँ पे, या वहाँ पे लोकल कोई इरोजन हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप तीन चार चीजें कर सकते हो। वहाँ आप लोकल इंजेक्शन दे सकते हो, या आप वहाँ पे थर्मल कोएगुलेशन कर सकते हो, थर्मल कोएगुलेशन कर सकते हो, या आप वहाँ पे ओटीएससी कर सकते हो। अब ये सब पॉइंट्स क्या है, तो इंजेक्शन कौन सा दो, इंजेक्शन आप एपिनेफ्रिन दे दीजिए, एपिनेफ्रिन, क्योंकि आपको पता है एपिनेफ्रिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, लोकल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, तो आप उसको एपिनेफ्रिन एडीआर दे सकते हैं। उसके बाद थर्मल कोएगुलेशन कर सकते हैं, मतलब वहां पे उसको लोकली उस एरिया को जला दीजिए। जलाने से आपको पता है वहां पे पूरा पैच बन जाता है। आपने कॉटरी देखी होगी, किसी ने ओटी में काम किया होगा, तो जब हम बर्न करते हैं तो वहां पे जो डैमेज एरिया होता है ना, वहाँ पे इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस होके वो पूरा एरिया सील हो जाता है। तो दैट इज योर थर्मल कोएगुलेशन जो हम करते हैं। एंड लास्ट इज ओटीसीएस। ओटीसीएस क्या होता है, ओवर द स्कोप, ओवर द स्कोप क्लिप्स। जैसे मैंने एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन में एक रबर चढ़ा के उसके आर्टरी के ऊपर ऐसे दे दिया था ना, वैसे ही क्लिप्स आती है जो स्कोप के ऊपर होती है, एंडोस्कोप के। आप वो जो आप मान लीजिए पेप्टिक अल्सर है, वहां पे ले जाइए एंडोस्कोप और उसके बाद ना उस पर क्लिप लगा दीजिए, वो क्लिप ऐसे बंद हो जाती है। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ वेरिशियल ब्लीड वर्सेस नॉन वेरिशियल ब्लीड। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि आपका ये ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। ये ट्रीटमेंट फेल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अपना किया हुआ ट्रीटमेंट है ना। तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ फेलियर। तो इन केस अगर फेलियर हो जाता है ना, तो क्या करेंगे, अगर नॉन वेरिशियल ब्लीड है तो मैं करता हूँ ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन मतलब मैं उस आर्टरी में जो मेरी रप्चर हो रखी है, जो गैस्ट्रिक वाले पोर्शन है, मान लीजिए पेप्टिक अल्सर कोई आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो मैं उसको एम्बोलाइज कर दूंगा। मतलब वहां पे मैं एक एम्बोलस जैसा पार्टिकल होता है वो मैं डाल दूंगा वाया आर्टरी।
खत्म यहाँ तक। नाउ अगर मेरे पास वेरिसल ब्लीड वाला फेलियर हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा बैलून टेम्पोनाड। बलून टेम्पोनाड आपको पता है, जिसके लिए हम बकरी बलून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक वाला है और ईसोफेजल वाला है तो हम संगेस्टन ब्लैक मोड ट्यूब यूज करते हैं। आपने फंडामेंटल में बहुत डिटेल में उस चीज के बारे में पढ़ा होगा, उस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। ठीक है, बलून टेम्पोनाड में एज अ बकरी बलून यूज किया अगर हमारे को गैस्ट्रिक इश्यूज है, गैस्ट्रिक ब्लीड हो रहा है तो। और अगर मैं संगेस्टन ब्लैक मोड यूज करूंगा अगर ईसोफेजल ब्लीड है तो। मैंने बलून टेम्पोनाड किया और मैं पेशेंट को ले जाऊंगा टिप्स के लिए। कौन से टिप दूंगा मैं पेशेंट को? टिप दूंगा मैं उसको ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट। पोर्टो सिस्टमिक शंट, थोड़ी राइटिंग आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। पोर्टो सिस्टमिक शंट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर प्रेशर किसी तरीके से कम नहीं हो रहा तो हम डिवाइड कर दो प्रेशर को, शंट लगा दो पोर्टल हेपेटिक आर्टरीज और पोर्टल वेन के बीच में। अगर आप शंट लगा देंगे तो उससे आपका प्रेशर ग्रेडियंट डिवाइड हो जाएगा, सिंपल। अगर बिकॉज इट रिजॉल्व नहीं हो रहा तो सिर्फ ऊपर से क्लिप क्लिप क्लिप, चिपका चिपका चिपका, जला 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 के कोई सेंस बनता नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब है ना नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको ये दिखा देता हूँ पहले मैं। ये डायग्राम देख ली, ये देखो, दिस इज योर इसोफेजियल वेरेसिस। यहाँ पे आपके जो लीवर में से जो आपके पोर्टल इश्यूज हो रहे थे ना, उसकी वजह से ये आपकी यहाँ पे डायलेट हो गया सारा मामला। ये आपको दिख रहा है, ये बलून्स फूले हुए, ये सारे ना आपके डायलेटेड गैस्ट्रिक वेसल्स हैं जो आपके रप्चर करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये ना मोर देन 10 HVPG, मतलब हेपेटिक वेन प्रेशर ग्रेडियंट, अगर 10 mmHg से ज्यादा हो जाता है तब आपकी इसोफेजियल वेरेसिस बन जाती है। किसी ने नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिए, जब पूछेगा मजा आएगा पेपर के अंदर। इसोफेजियल वेरेसिस कब डेवलप होती है? जब आपका हेपेटिक वेन प्रेशर ग्रेडियंट मोर देन 10 mmHg हो जाता है। अब आप में से बहुत सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सी बला है। मैं आपको बताता हूँ। आपके जो पोर्टल आर्टरी टेंशन है, मतलब पोर्टल वेन में जो आपके प्रेशर है, उस प्रेशर का और आपके एब्डोमिनल इंफीरियर वेना कावा, एब्डोमिनल इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हेपेटिक वेन पल्मोन, हेपेटिक वेन प्रेशर ग्रेडियंट। अगर ये 10 से ज्यादा होता है तो आपकी इसोफेजियल वेरिसेस बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये 12 से ज्यादा हो गया तो आपकी ये रप्चर कर जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर 10 से ज्यादा एचवीपीजी होगा वेरिसिस बनेगा, अगर 12 से ज्यादा होगा तो वेरिसिस हट जाएगा। इसी को बोलते हैं इसोफेजियल वेरिसिस, जो कि आपके पोर्टल सिस्टम में प्रेशर की वजह से हो रहा था। यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, ये कैन यू सी ऑल दिस डायलेटेड वेन्स, है ना, ये सारी डायलेटेड वेन्स है जो कि आपको अच्छे से डायग्राम में दिख रही होगी। नाउ दिस इज जो मैंने आपको बताया था, ये आपका था एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन। ये आपकी एंडोस्कोप लेके आए, यहाँ पे आपके पास एक रबड़ है, मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास रबड़ था, ये पर्पल दिख रहा है, फिर आपने इसको ऊपर चढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे आप इस पे भी चढ़ा देंगे, इस पे भी चढ़ा देंगे, इस पे चढ़ा देंगे। आप मैनुअली आपको जा जाके एक एक ब्लॉक करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे स्क्लेरोथेरेपी भी कर सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, लोकली स्क्लेरोथेरेपिक एजेंट देते हैं। उससे क्या होता है ना, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस वाला पार्ट होगा और ये स्विंग कर जाएगी। तो स्क्लेरोथेरेपी हो गया, प्लस हमारे पास लाइगेशन हो गया। एंड जो मैंने आपको ओटीसीएस बताया था वो ये रहा, दैट इज ओवर द स्कोप क्लिप। ये आपकी क्लिप है, ये आपका स्कोप है। ये यहाँ पे लाए आपने, इसको छोड़ा, ये हो गया बंद। ये देखिए, दिस इज नाउ क्लोज। आई होप आपको इमेज समझ में आ गई होगी। कल के दिन इमेज देख के पूछे कि क्या करना चाहिए तो आप खुशी खुशी बता देना कि भाई साहब ये करना चाहिए, हमारे को सब पता है। नाउ अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ नर्सिंग के परस्पेक्टिव से, कि पोस्ट प्रोसीजर आपको उसको ना हाई डोज पीपीआई देना पड़ता है। हाई डोज पीपीआई देना पड़ता है क्योंकि आपको पता है वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, तो वो आपके उसके लिए गैस्ट्रिक्स के लिए और पेशेंट के लिए दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पीपीआई में 80 mg का बोलस देना होता है। 80 mg, मान लीजिए मैं पेंटोप पेंटोप की बात कर लेता हूँ, ठीक है, पेंटोप्रोजोल 80 mg आपने उसको बोलस दिया। इसके बाद आप उसको 8 mg पर आर के हिसाब से इन्फ्यूजन चलाओगे। ठीक है, आप 80 mg का ही वापस इन्फ्यूजन बनाओगे 50 ml के अंदर। ठीक है, और आप उसको चलाओगे 72 आवर्स तक, कितने पे? 8 mg पर आवर पे। अब इससे क्या होगा ना, अब यार ये कौन सा सेंस होता है कि मैंने आपको बोल दिया 8 mg पर ही चलाओ। ये कौन सा, मतलब कुछ भी चला सकते हैं, 10 चला सकते हैं, 15 चलाओ, 20 चलाओ, 1 चलाओ, 8 mg ही क्यों? क्योंकि
अगर मैं ये सब परफॉर्म करता हूँ ना इसी पैटर्न में, तो क्या होता है, मोर देन 70% ऑफ योर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम इन योर पैराइटल सेल्स आपके सेचुरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेचुरेट। यहाँ पे कहने का मतलब था, अगर आपने सेम डोज किया, मतलब 80 mg बोलस देखिए 8 mg पर केजी के हिसाब से 72 आवर्स तक पेशेंट को पीपीए के इन्फ्यूजन पे रखा, इस सेटिंग पे मोर देन 70% ऑफ योर सोडियम पोटेशियम एटीपेस एंजाइम आपके हो जाएंगे सेचुरेट। तो इससे आपका जो बॉडी का पीएच है वो आ जाएगा 6 से कम। बॉडी का आ जाएगा 6 से कम। 6 से कम पीएच, टू बी स्पेसिफिक 5.4 से कम अगर पीएच होता है ना बॉडी का, तो दिस इज बेस्ट। बॉडी का, स्टमक की बॉडी का, दिस इज बेस्ट फॉर द हीलिंग। क्योंकि एक फैक्ट और बताता हूँ, अगर पेशेंट का गैस्ट्रिक पीएच मोर देन 6 हुआ ना, तो यहाँ पे जो आपके फाइब्रिन का प्लग बन रहा था ना, फाइब्रिन का प्लेटलेट प्लग, फाइब्रिन प्लग या प्लेटलेट्स, वो काम नहीं करते, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं अगर पीएच 6 से ज्यादा रहा। तो मेरा अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं 5.4 से कम रखूं पीएच, और वो इस सेटिंग पे इजीली हो जाता है। आई होप ये आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। कॉपी में जरूर लिख लेना अपनी, ठीक है। स्क्लेरोजिंग एजेंट के नाम भी यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे स्क्लेरोथेरेपी था ना, तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 नाम बता दूँ स्क्लेरोजिंग एजेंट के। तो पहला नाम आप लिख दीजिए, दैट इज पोलिडोकेनॉल। पोलिडोकेनॉल। एक और नाम यहाँ आप याद रख सकते हैं, दैट इज इथेन इथेनोलामाइन इथेनोलामाइन ओलिएट ओलिएट। ठीक है, ये कुछ नाम है स्क्लेरोजिंग एजेंट्स के नाम है। एक एसटीएस भी होता है, एसटीएस, सोडियम टेट्राड्रेक्लाइनिन सल्फोनेट। ठीक है, बस नाम याद रखना था, मुझे लगा यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, नाम भी ठीक रहेगा। नाउ आगे चलते हैं। नाउ जैसे है ना, अभी अपन ने देखा कि पेशेंट को इंजरी हो रही है इसोफेगस में, है ना, तो उसके ऐसे ब्लड आ रहा था, हेमेटोमेसिस हो रहा था। तो देयर आर टू टर्म्स, है ना, अगर मान लीजिए मेरे इसोफेगस में, ये इसोफेगस है मेरा, ठीक है, और ये मेरा गैस्ट्रिक है, ठीक है, ये मेरा कार्डिक स्फिंक्टर है, कार्डिक पोर्शन है ना, कार्डिक स्फिंक्टर या एलिएस है मेरा। अब यहाँ पे जो म्यूकोसा है ना, ये म्यूकोसा टियर हो गया, मान लीजिए म्यूकोसा टियर हुआ एलिएस का, तो उससे भी हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे ब्लीड आए, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि इतना सा ब्लीड आपका हेमेटोमेसिस वाला पोर्शन नहीं कॉज करता। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब यह हो सकता है कि ये पूरा फट जाए, इसोफेगस भी तो पूरा रप्चर हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जो लेयर्स होती है इसोफेगस में हमारे, जैसे ये अलग अलग लेयर्स है इसोफेगस की, ठीक है, तो ये तो आपकी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, सीरोसा, ऐसे आपकी पूरी लेयर्स होती है। मैंने कहा कि अगर म्यूकोसल डैमेज हो जाए, यहाँ पे म्यूकोसल डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे इरोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इरोजन। मान लीजिए पेशेंट ने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग करी, या पेशेंट ने बहुत ज्यादा ऐसे फोर्सफुल वॉमिटिंग की कोशिश करता है, या जो बहुत ज्यादा, आपको पता है ना कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो वो है बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ होता नहीं लेकिन आवाज निकाल निकाल के जोर जोर से कोशिश करते हैं, थैंक यू। यहाँ पे टीयर हो जाता है, म्यूकोसल टीयर, सब म्यूकोसल, तो उसको बोलते हैं हम मेलोरी वीज टीयर। मेलोरी वीज टीयर। बेसिकली अगर आपकी इसोफेगस का जो म्यूकोसा है वो टीयर ऑफ हो जाए ड्यू टू फोर्सफुल वॉमिटिंग, रेचिंग, एक यहाँ पे वर्ड आता है जिसको बोलते हैं रेचिंग, है ना। ये एग्जाम में अगर लिखा हुआ आ रहा है ना, तो मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही बुक में दिया हुआ है, हैरिसन में भी यही दिया हुआ है। रेचिंग का मतलब है जो आवाज निकाल, जो बहुत ज्यादा ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो है, जो उस टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं रेचिंग। वैसा नहीं करना होता, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे म्यूकोसा टीयर हो जाता है, तो उसके से आपको जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं मेलोरी वीज टीयर। यहाँ तक खत्म ना। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ तो सिर्फ आपका सब म्यूकोसा फटा, मतलब म्यूकोसा टीयर हुआ, लेकिन अगर मेरा जो पूरा इसोफेगस है, ये मेरा पूरा इसोफेगस ही फट जाए, पूरा इसोफेगस, ऐसे ऐसे नहीं कि ऐसे बिखर जाए, मतलब यहाँ से स्क्रैप ऑफ हो जाए, मान लीजिए ये इसोफेगस मेरा यहाँ से ऐसे फट गया, इतना था पोर्शन, तो हो गया ना, मेरी सारी लेयर फट गई। सॉरी, इसको बोलते हैं बोरहावे बोरहावे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? बोरहावे सिंड्रोम। ठीक है, खत्म यहाँ तक मेरी बात। मेरा कहने का मतलब था कि जैसे मैंने हेमेटोमेसिस बताया आपको, उसी तरीके से देयर आर टू मोर टर्म, मेलोरीवीस टीयर एंड बोरेहावे सिंड्रोम। बोरेहावे सिंड्रोम जो होता है आपके तब होता है जब आपने जोर लगाया और आपका ग्लॉटिस क्लोज है, जोर लगाया और ग्लॉटिस क्लोज है, उस कंडीशन में आपका इसोफेगस फट सकता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि इंक्रीज इन द इंट्रा इसोफेजियल प्रेशर या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से, और ग्लॉटिस आपका ऊपर से क्लोज पड़ा है, तो ये रप्चर हो जाएगा इसोफेगस। ये जो अल्कोहलिक लोग होते हैं ना, ये उनमें देखने को ज्यादा मिलता है। तो यहाँ तक एक पॉइंट खत्म हो गया ना। इन दोनों में से, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि इसोफेगस की सारी इंजरी,
ऑल इंजरी ऑफ द इसोफेगस किसी भी टाइप की हो उनमें, जैसे गैस्ट्रिक वायरस, इसोफेजियल वायरसिस है, मेलोरीबीस है, कोई ट्यूमर नेक्रोसिस है, कुछ भी है, उन सब में से सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है ना वो आपके बोर हाउस सिंड्रोम होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, आपका इसोफेगस फटेगा, आपका सारा ब्लड, आपकी एयर आपके मीडियस्टाइनम में फैल जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये आपकी थोरेक कैविटी है, यहाँ पे आपका पूरा पीछे लंग्स है, हार्ट है, यहाँ पूरी जगह आपका फैल जाएगा कंटेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूमो मीडिया स्टाइनम, न्यूमो मीडिया स्टाइनम। ये आपको चेस्ट एक्सरे में देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर ना हम कॉन्ट्रास्ट सीटी भी कराते हैं, कॉन्ट्रास्ट सीटी कराते हैं, और हम सीएक्सआर भी कराएंगे, दैट इज चेस्ट एक्सरे। तो आपको उसके अंदर ना न्यूमो मीडिया स्टाइनम देखने को मिलेगा। तो अगर एग्जाम में पूछ ले न्यूमो मीडिया स्टाइनम किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो यू कैन इजीली टिक की बोरे हावे सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है। ये और भी कंडीशन से एसोसिएटेड होता है, प्लूरल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट मैंने हेमाटोमेसिस से रिलेटेड करते हुए आपको बताने की कोशिश की है कि अगर इसोफेगस फटेगा तो आपका एयर जाएगी आपके पूरे मीडियस्टाइनम में, क्योंकि आपको पता है मीडियस्टाइनम, जो मीडियस्टाइनम वाली कैविटी है, चेस्ट वाली कैविटी है, बाहर की तरफ, लंग के अंदर नहीं बाहर, उसमें कोई एयर नहीं होती, लेकिन इस वजह से एयर जाएगी। इसको बोलते हैं न्यूमोमीडिया स्टाइनम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पेशेंट का न्यूमोमीडिया स्टाइनम में हम अस्कल्टेट करके सुनेंगे ना, न्यूमोमीडिया स्टाइनम का अस्कल्टेटरी फाइंडिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग, तो वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि ऐसा लग रहा है कि बर्फ पे चल रहा है पेशेंट, खच 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 खच, इसको बोलते हैं क्रंचिंग, क्रंचिंग साउंड। ठीक है, क्रंचिंग साउंड या वॉकिंग ऑन स्नो साउंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं हम्मान साइन। क्या बोलते हैं, हम्मान साइन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मेरा बताने का मतलब यही था कि मैं आपके सामने मेलोरी वीस्टियर, बोरे हावर सिंड्रोम, न्यूमोमीडिया सिंड्रोम, हम्मान। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक पेज ऐड करते हैं अपन। यहाँ पे ना पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइमा डेवलप हो जाता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, क्योंकि आपको पता है वो फट चुका है अंदर, और आपके सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी, सबक्यूटेनियस लेयर भी फट चुकी है। जब सबक्यूटेनियस लेयर फट जाती है तो एयर आपके सबक्यूटेनियस स्पेस के अंदर ट्रेवल करने लगती है और वहां पे ट्रैप हो जाती है। हम डेली सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा केस देखते हैं, और अभी आप भी बहुत जल्दी देखेंगे इसको भी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ केस ना, पूरी बॉडी में जितनी जगह भी सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ना, फेस पे, आर्म्स पे, लेग पे, एब्डोमेन पे, सब जगह ना ऐसे बबल जैसा लगता है। आपने वो फोड़ा होगा ना, जिस जो पैकिंग के साथ कोई भी पार्सल आता है उसके बाद वो बबल आता है, उसको फोड़ते हैं तब कैसा फील होता है, सेम वैसा ही फील होता है। अगर किसी पेशेंट को सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा है, आप उसकी स्किन को ऐसे ऐसे करके, आप है ना ऐसे ऐसे करके उसके अंदर भी डब्बू फोड़ सकते हो पेशेंट के अंदर। लेकिन उससे पहले फोड़ लेना, कि उस पेशेंट फूटने से पहले फोड़ लेना। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी पढ़ाई, करना पड़ेगा इस सेशन को लाइक। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आप कुछ नया सीखे होंगे। तो मैं लास्ट में ये कह रहा था कि जब इसोफेगस फटेगा तो सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एयर जाएगी, तो पेशेंट को होगा पहला सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सेकंड को पेशेंट होगा, आपने को देखा था कि पेशेंट वॉमिटिंग के साथ आया था हमारे पास, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा फोर्सफुल वॉमिटिंग करने की कोशिश की थी, है ना, अगेंस्ट द क्लोज ग्लॉटिस, क्योंकि अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, आपको पता ही है। थर्ड पेशेंट को, पेशेंट के उसमें हमारे को देखने को मिलेगा, सी इज फॉर चेस्ट पेन। ऑब्वियसली चेस्ट पेन तो होगा, कुछ फटा है, पेन ना हो कोई सेंस नहीं बनता। तो ये तीनों मैं आपको बोलता हूँ कि ये आपका एसवीसी है, आप समझ पा रहे हो, एसवीसी। ये तीनों आपको देखने को मिलते हैं बोरे हावे के अंदर ही, बोरे हावे सिंड्रोम के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। इन तीनों को कंबाइनली बोलते हैं मैकलर्स ट्रायड, मैकलर्स ट्रायड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो वापस रिकॉल करते हैं, मैकलर स्ट्राइड क्या होता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, किसके अंदर होता है, बोरे हावेल सिंड्रोम के अंदर। कब होता है, जब पेशेंट का इसोफेगस रप्चर हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बताता हूँ आपको मैं, इसोफेगस रप्चर कहाँ से होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका गैस्ट्रिक, ये आपका पेट है, ठीक है, मैंने इधर कर दिया पेट, ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला पेट है, इधर कर दिया। अब जो एलईएस है इससे 2 to 6 सेंटीमीटर ऊपर, 2 to 6 सेंटीमीटर ऊपर पोस्टीरियर लेटरल, इमेजिन करो, आप ऐसे बैठे हो, आपका एलियस ये रहा, एलियस से 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 6 सेंटीमीटर ऊपर आइए, ठीक है, फिर लेटरल जाइए, ठीक है, फिर पोस्टीरियर जाइए पीछे की तरफ। वो जो पॉइंट है ना, दैट इज द वीकेस्ट पॉइंट इन द होल इसोफेगस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। 2 to 6 सेंटीमीटर above LES, above LES, posterior lateral पार्ट ऑफ, पोस्टीरियर लेटरल ऑफ इसोफेगस। ये आपका वीकेस्ट पॉइंट होता है पूरे इसोफेगस में। तो जो वीकेस्ट है वही सबसे ज्यादा दबाया जाता है और फटाया जाता है, मतलब यही फटेगा सबसे ज्यादा, खत्म। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे बोरे हावे मेलोरी बीस का समझ में आ गया होगा। ओके,
चलते हैं। इसके अंदर आपको दिस इज अ इमरजेंसी, इसके अंदर आपको पेशेंट को ट्रीट करना पड़ता है इंस्टेंटली। तो ये आपका दिस इज योर संगेस्टन ब्लैक मोर ट्यूब एसबीटी, आपको पता है। दिस इज योर बकरी बलून, जो मेनली तो वैसे तो आपका पीपीएच के अंदर पीपीएच वाले पोर्शन में ज्यादा यूज करते हैं। जब हमारे पास पीपीएच में भी ब्लड नहीं रुक रहा होता, तब भी लास्ट में हम जाते हैं बकरी बलून ही फुलाते हैं अराउंड 400 टू 500 ml के आसपास। फिर हमारे वहां पे भी हम पेशेंट की जो आपकी यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन जो आपके पीपीएच का लास्ट ट्रीटमेंट है। यहाँ पे भी हमने ट्रांस आर्टीरियल एम्बोलाइजेशन किया था। अगर पेशेंट को हिमोप्सिस होता है तब भी हम करते हैं ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। तो एम्बोलाइजेशन बॉडी में जहां जहां भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो एज अ लास्ट रिजर्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन ब्लैक मोटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका वही है जो आपके गैस्ट्रिक बलून इन्फ्लेट है, दिस इज फेजल बलून, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। ये क्या है नाउ, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो ये आपकी इंफीरियर वेना कवा है, कलर चेंज करते हैं। ये आपकी इंफीरियर वेना कवा है, ठीक। ये आपकी हिपेटिक आर्टरी है, हिपेटिक वेन है, ठीक है, हिपेटिक आर्टरी है। ये आपकी पोर्टल आर्टरी है, पोर्टल वेन आर्टरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया शंट, दिस इज योर शंटिंग। कहने का मतलब है दिस इज योर टिप्स, ये है आपका टिप्स। ट्रांसजुगुलर, ट्रांसजुगुलर मतलब जुगुलर से डालना है। इंट्रा हिपेटिक कहाँ पे, हिपेटिक के अंदर। पोर्टो सिस्टमिक, हिपेटो और पोर्टस के बीच में, पोर्टस मींस पल्मोनरी पोर्टल सिस्टम, उनके बीच में करा कर दीजिए कनेक्शन, जो ये वाला है। इससे क्या होगा, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास हिपेटिक में हमारा प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको पोर्टल में डाल दीजिए, खत्म। यहाँ पे पोर्टल का बढ़ रहा है, हिपेटिक में डाल दीजिए, खत्म। इसको बोलते हैं टिप्स। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को, हाँ, अब ये कुछ अलग लग रहा है, ये तो कुछ अलग सा लग रहा है, ये तो टिप्स जैसा नहीं लग रहा, तो ये क्या हो सकता है। तो यही टिप्स की तरह ही एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है। अगर टिप्स भी काम नहीं करता, सोचो अगर टिप्स भी काम नहीं कर रहा, तब हम देते हैं ये। अब ये क्या है, दिस इज योर BRTO। ये क्या है हमारे पास, BRTO मतलब बैलून रेट्रोग्रेड, बलून ऑक्लूजन रेट्रोग्रेड ट्रांसवीनस ऑब्लिटरेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, बलून फंसा देते हैं और वीनस पेसिंग वीनस ऑब्लिटरेशन करते हैं, मतलब पाथवे दूसरा बना देते हैं। अब आप देखिए, ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका लिवर, स्प्लीन, स्टमक, और ये सारा कंटेंट आपका डायग्राम आपको समझ में है। नाउ दिस इज योर बैलून जो हमने यहाँ पे लगाया, एंड दिस इज योर बलून जो हमने यहाँ लगाया। इसकी वजह से क्या होगा, हमने अक्लूड कर दिया उस पोर्शन को जहां से ब्लीड नहीं रुक रहा था, है ना। मतलब कहने का है हमने एम्बोलाइजेशन ही किया है लेकिन बलून से, एम्बोलाइजेशन किया है लेकिन बलून से। आप बस याद रखना कि BRTO किस में करते हैं, इट इज डन इन रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी वेरिसल ब्लीडिंग, वेरिसल ब्लीडिंग। कौन सी वाली, वेरिसल ब्लीड। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। BRTO प्रोसीजर, टिप्स प्रोसीजर, मेलोरीवीज और बोरेहावे सिंड्रोम, इसोफेजियल रप्चर। आई होप आपको इस क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी से है कि विच ऑफ द प्रिकॉशन इज मैंडेटरी फॉर हैंडलिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए कौन सा सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। तो ओपन एम्प्यूल आप हाथ से तोड़ी तो ये तो अच्छी बात है, अगर हमें हाथ से तोड़ना चाहिए, बिल्कुल। पीपी यूज करना गलत बात है। रिकॉन्स्टिट्यूट खाने के पास एकदम, खाने की डिनर टेबल होनी चाहिए आपके पास दवाई बनाने के लिए, तो ये भी ठीक है। और सारे ड्रग एक साथ ही बना दो ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो ये सही आंसर, तो इसका सही आंसर चला गया कि पीपी पहनना और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट यूज करना सबसे बकवास काम है, ठीक है। क्या बोलें, कैसे कैसे ऑप्शन देते हैं एग्जामिनर भी। ऑब्वियसली ओपन एम्प्यूल हाथ से नहीं करेंगे, पीपी की यूज करते हैं, खाने के पास नहीं ले जाते हैं और सारे ड्रग को मिलाते हैं। वैसे भी कीमो है, वैसे ही हर ड्रग अपने आप में इतनी खतरनाक होती है, सबको मिला दे, कॉकटेल थोड़ी बनानी है यहाँ पे हमारे को, नो कॉकटेल, ठीक है। तो दीज आर योर बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, जिसके अंदर हम मेडिसिन कीमो वाली प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम देख लीजिए, इसके अंदर आपको प्रिपेयर करनी होती है, ठीक है। ये क्लास यहाँ से यहाँ तक एडवांस क्लास है, ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इनके अंदर अलग अलग सिस्टम होते हैं, एयर फ्लो और आपके पूरा स्टेरिलिटी एंड ऑल, ठीक है। जस्ट डायग्राम देखिए, जैसे यहाँ पे वेंट है ना, यहाँ से आप हाथ डाल के इसके अंदर काम कर सकते हैं, यहाँ से एयर फ्लो होता है एंड आपको जो फ्यूम्स है, स्मेल है, उससे प्रिवेंट करता है। तो ये यहाँ तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ एक्स्ट्रा जानने आए तो एक्स्ट्रा जान के जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको कीमो के बारे में कुछ बताना चाहूँ ना, कीमो के बारे में, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है नैदिर। आपने सुना होगा या कहीं ना कहीं एमसीक्यू देखा होगा नैदिर करके। तो नैदिर क्या होता है, नैदिर वो होता है, इट इज दैट टाइम जब आपकी WBC काउंट बॉडी में लोवेस्ट होता है। क्या होता है, लोवेस्ट काउंट, लोवेस्ट काउंट होता है आपका ऑफ WBC। जिस टाइम पे भी आपका WBC काउंट लोवेस्ट होता है उसको बोलते हैं नैदिर पॉइंट,
ठीक है? यहाँ तक आपका कंप्लीट है। अब है ना, बहुत सारी कीमो में ना ऑन्को में बहुत सारी ड्रग्स हैं, जो अलग-अलग जगह टॉक्सिसिटी करती है। जैसे आपकी ब्लियोमाइसिन, बुसुल्फान आपके पल्मोनरी फाइब्रोसिस करती है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, ठीक है? बहुत अलग-अलग टाइप की ड्रग्स है, ठीक है? तो एक डायग्राम है, जो आपने बनाया भी होगा शायद कॉपी में जब आप तैयारी कर रहे होंगे या इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? वो डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उसमें मतलब उसमें डिटेल में जाने जैसा कुछ नहीं है, तो मैं उसमें बनाऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इट इज़ जस्ट अ रैपिड रिवीजन, मैं आपको बता दूँ कि किसके अंदर क्या होता है, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? मैं वो डायग्राम नहीं बना रहा, मैं डायग्राम एज़ इट इज़ लेके आया हूँ, ठीक है? उसको हम रिवाइज़ करते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम। आई होप आपको इसी में रिवाइज़ करते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपने पहले भी देखा होगा और इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। मैं बनाऊँगा टाइम जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये सी यहाँ बना हुआ है, ठीक है? और ये सी आप किडनी पे बना दिया, तो ये या तो आपकी ये ओटोटॉक्सिक होती है क्योंकि कान पे था और ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है क्योंकि किडनी पे था, ठीक है? और ये कौन-कौन सी होती है? सी से सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन। सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन खत्म, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है? अब यहाँ पे सी है आँखों में लिखा हुआ है, तो ये सिटाराबाइन आ गया, कंजक्टिवल केरेटाइटिस करता है, कंजक्टिवल केरेटाइटिस, खत्म। यहाँ से यहाँ बी बना दीजिए, जो आपके लंग्स को इन्वॉल्व करेगा, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ब्लियोमाइसिन एंड बुसुल्फान, ब्लियोमाइसिन एंड बुसुल्फान, खत्म। यहाँ पे यहाँ बीच में एच बना हुआ है, एच आपके कार्डियोटॉक्सिक मतलब डॉक्सेरोबेसिन डेनोरूबेसिन, डॉक्सेरोबेसिन डेनोरूबेसिन आपके कार्डियोटॉक्सिसिटी करते हैं, खत्म। अब यहाँ पे ब्लैडर की जगह बना हुआ है सी एंड वाई, तो यहाँ पे सी वाई मतलब साइक्लोफॉस्फोमाइड, सी वाई मतलब साइक्लोफॉस्फोमाइड, तो ये आपके हेमरेजिक सिस्टाइटिस करता है। इसके अंदर हम देते हैं इंजेक्शन मेसना, इंजेक्शन मेसना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिख लेना, इंजेक्शन मेसना, ठीक है? खत्म यहाँ पे। नाउ अब ये देखो, यहाँ पे वी बना दिया, एक वी यहाँ बना दिया, बाकी दोनों यहाँ बना दिया, मतलब ये लिम्स बन गए। कहने का मतलब है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये आपके कौन करता है? विनक्रिस्टिन, ठीक है? विनक्रिस्टिन करता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, विनब्लास्टिन करता है माइलोसप्रेशन, क्योंकि ये यहाँ पे भी पैर में भी है माइलोसप्रेशन, ठीक है? खत्म यहाँ तक। नाउ मीथोट्रेक्सेट की बारी है, मीथोट्रेक्सेट हमारे पास यहाँ बना दिया पैरों में, जहाँ घुटने होते हैं काफी जानों के, ठीक है? वहां पे हमारे पास है मीथोट्रेक्सेट, उसके उसको माइलोसप्रेशन, लिवर फाइब्रोसिस, क्योंकि ये यहाँ पे भी है, ठीक है? मतलब कहने का है ये डायग्राम आप खुद बनाना, 10 बार रिवाइज करना, बनाना आदमी, ऐसे 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 करना और अल्फाबेट के हिसाब से खुद याद करना। मैं बोलूँगा, मैं लिख भी देता तो भी आपको याद नहीं होती, इसीलिए मैं ये डायग्राम एज इट इज ही लेके आ गया, मैंने इसमें टाइम वेस्ट किया नहीं। मेरा जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है? क्योंकि आपने सिस्टिक हेमरेज का तो सुना है कि भी उसमें मेसना देते हैं, आपने फॉल्विनिक एसिड का तो सुना ही होगा, जिस जो मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी में देते हैं, लेकिन दो चार और ड्रग्स भी हैं कीमो की, जिनके एंटीडोट आपने शायद नहीं सुने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, वो मैं लिखता हूँ, जिस प्लेटिन में जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही थी ना, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं एमीफॉस्टिन, एमीफॉस्टिन, ये ड्रग लिख लेना। आई होप आपको पता नहीं होगी ये, ठीक है? नाउ यहाँ पे जो डॉक्सिरूबिसिन है ना, इसकी टॉक्सिसिटी के लिए हम देते हैं डेक्सा रेजोक्स्मेब, ठीक है? ये ड्रग देते हैं। तो ये दो एक्स्ट्रा थी साइक्लोफॉस्फेमाइड के लिए, आपको पता है। तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस के लिए जो हम देते हैं ना, दैट इज मेसना, ये तो आपको पता ही है, ठीक है? और जो मीथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी के लिए देते हैं, दैट इज फॉल्विनिक एसिड, फॉल्विनिक एसिड जो ल्यूकोवोरिन के नाम से भी आता है, ल्यूकोवोरिन, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीडोट थे कीमो की तरफ से जो मुझे आपको बताना था। नाउ कैंसर में जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक और चीज है, जिसको बोलते हैं नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा एंड हॉटस्किन लिम्फोमा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आता है, जिसको मैं बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। हॉटस्किन लिम्फोमा यहाँ लिखते हैं, नॉन हॉटस्किन यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ना ये आपका मेनली बी सेल्स का ट्यूमर होता है। बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, उनका जो सेल्स का कैंसर है, वो बी से मतलब कहने का मतलब बी सेल इन्वॉल्व होंगे आपके हॉटस्किन लिम्फोमा के अंदर, ठीक है? या और नॉन हॉटस्किन के अंदर आपके पास बी सेल प्लस टी सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? बी भी इन्वॉल्व होता है, टी भी इन्वॉल्व होता है ना। यहाँ पे ना इस अब बी सेल के साथ में यहाँ पे ना स्पेशल रीड स्टीनबर्ग, रेड स्टीनबर्ग सेल्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होते। मतलब कहने का मतलब यहाँ सेल नॉर्मल होते हैं, लेकिन हॉटस्किन लिम्फोमा के अंदर देयर इज अ स्पेशल सेल जिनको बोलते हैं रेड स्टीनबर्ग सेल, वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसी के साथ साथ इसके अंदर एक अपीयरेंस देखने को मिलती है, इसके अंदर एक अपीयरेंस देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं आउल आई अपीयरेंस, आउल आई अपीयरेंस। आपने सुना होगा, ये देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा, अभी इमेज है मेरे पास इसकी, ठीक है? यहाँ पे नॉर्मल होता है, जो कि बता चुका। यहाँ पे ना स्पेशल टाइप का फीवर आता है, क्या आता है? स्पेशल टाइप का फीवर आता है, जिसको बोलते हैं एब्सटीन, एब्सटीन पर्ल, एब्सटीन पर्ल फीवर। अब एब्सटीन पर्ल फीवर क्या होता है? इसमें जो है 2-3 वीक्स तक तो पेशेंट को हाई फीवर रहेगा, 2-3 वीक्स तक हाई रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर 2-3 वीक्स तक हाई रहेगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। इस पैटर्न को बोलते हैं एब्सटीन पर्ल फीवर, ठीक है? और नॉन हॉस्किन में देयर इज अ कांस्टेंट फीवर, कांस्टेंट ही फीवर रहेगा पेशेंट को, ठीक है? हॉस्किन का ना प्रोग्नोसिस गुड होता है, हॉस्किन वाले का गुड प्रोग्नोसिस होता है, और इसका वेरिएबल होता है, मतलब हो भी सकता है ठीक और नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ खास नहीं है। नाउ हॉस्किन लिम्फोमा जो फैलने का होता है ना, इट इज मोर काइंड ऑफ रेयर फिनोमिना, मतलब रेयर एक्स्ट्रा नोडल इफेक्ट दिखाता है, रेयर एक्स्ट्रा लिम्फ नोड में नहीं फैलता, जबकि ये एक्स्ट्रा नोडल फिनोमिना दिखाता है
बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ टाइप का होता है, कहीं भी फैल जाता है। तो कहने का मतलब है हॉजकिन्स वर्सेस नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपके रीड स्टेनबर्ग सेल, जिसके अंदर आपको आउल आई अपीयरेंस देखने को मिलती है, एंड दूसरा था एब्सिन पल्प फीवर, जो आपको हॉस्किन लिम्फोमा के अंदर देखने को मिलेगा एंड नॉन हॉस्किन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है? अब यहाँ पे एक स्पेशल इंडेक्स यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं आईपीआई। क्या बोलते हैं? आईपीआई। कहने का मतलब है इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिकेशन इंडेक्स। ये आपकी परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी को बताता है पोस्ट कैंसर। मतलब हॉजकिन नॉन हॉजकिन्स में पेशेंट कितने टाइम जिएगा, उस इंडेक्स को बताते हैं, उस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं इससे, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल प्रोग्नोस्टिकेटेड इंडेक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब नाउ दिस इज योर आउल आई अपीयरेंस, जो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है? इसी तरीके से उल्लू देखता है, इसी तरीके से आपका हॉजकिन्स वाला पेशेंट भी देखेगा। कैन अप्रिशिएट दिस? बिग, लार्ज उल्लू जैसी आंखें। ठीक है? ये आपके नॉर्मल लिम्फोसाइट्स हैं, नॉर्मल बी लिम्फोसाइट्स। ठीक? और ये आपके स्पेशल आउलाई अपीयरेंस वाले बी लिम्फोसाइट। कुछ ना इंपॉर्टेंट नर्सिंग मैनेजमेंट लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो हम कीमोटॉक्सिक ड्रग जब हैंडल करते हैं तो हमारे को क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमारे को ध्यान रखना है कि क्रश या ब्रेक नहीं करते किसी भी कीमोटॉक्सिक ड्रग को। क्रश या ब्रेक आप नहीं करोगे। सेकंड, आप 2 ग्लव्स पहनोगे। क्या पहनोगे? 2 ग्लव्स पहनोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? आप ना पीपीई भी पहनोगे, प्रॉपर पीपीई पहनोगे, मास्क पहनोगे। ठीक है? हो सके तो हेड कवर भी लगा लेना। ठीक है? और आप है ना एक एयर फ्लो चेंबर में आप काम करेंगे, जिसको लैमिनार फ्लो चेंबर बोलते हैं। जो कैबिनेट्स मैंने आपको दिखाए थे पहले, उसके अंदर आप काम करेंगे, ताकि जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो आपके नाक में ना आके दूसरी तरफ से निकल जाए। सेकंड, प्रेगनेंसी में कीमोटॉक्सिक ड्रग्स को हैंडल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में हैंडल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है? और प्रॉपर डिस्पोज करना है, प्रॉपर प्रॉपर डिस्पोजल करना है कीमोटॉक्सिक ड्रग्स का। आपको पता है ना, येलो में करते हैं कीमोटॉक्सिक ड्रग्स, अलग से कीमोटॉक्सिक, येलो में भी अलग से कीमोटॉक्सिक का पेपर आता है, उसके अंदर आपको इसको डिस्कार्ड करना है। ठीक है? और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नर्सिंग मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। नाउ, अब आपको पता है ना कि जो जैसे मान लीजिए कैंसर का पेशेंट है तो वो टर्मिनली इल होता है, तो इसके अंदर ना हम बैड न्यूज़ ब्रेकिंग का एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? एक होता है न्यूज़ बैड न्यूज़ बैड न्यूज़ ब्रेकिंग। है ना? मतलब जो बैड न्यूज़ है ना, आपको उसको पेशेंट को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब रिलेटिव्स को बताना पड़ेगा, उसका प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसके अंदर मोस्ट फेमस एक प्रोटोकॉल है, इसको बोलते हैं हम स्पाइक प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? स्पाइक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपने सुना होगा स्पाइक प्रोटोकॉल के बारे में, ठीक है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पाइक का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, एक रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको, है ना? मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग एक उस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में से एक आता है। तो चैलेंजिंग खुद ही इस बात का चैलेंज है, आपने इस प्रिपरेशन में उतरे, इट इज अ वेरी चैलेंजिंग। ठीक है? आई होप आपको मजा आ रहा होगा। स्पाइक प्रोटोकॉल में पढ़ा रहा था, उसका मैं आपको फुल फॉर्म लिख देता हूँ। तो एस से हमारे पास सबसे पहले होता है सेटिंग। ठीक है? सेटिंग वो वाली सेटिंग नहीं, ठीक है? वो वो वाली सेटिंग नहीं, दिस इज अलग सेटिंग। सेटिंग। उसके बाद आप क्या करोगे? आप करोगे प्रिपरेशन। क्या करोगे आप? प्रिपरेशन। उसके बाद आप करोगे इनवाइट। ठीक है? ये ऐसा लग रहा है रोमांटिक डेट चल रही ना, सेटिंग करा, प्रिपरेशन करी है, अब इनवाइट करो, है ना? तो वो नहीं है यहाँ पे, दिस इज वेरी सीरियस मामला। ठीक है? उसके बाद आपको नॉलेज है अपनी बंदी के बारे में, आई मीन की नॉलेज रखिए। ठीक है? देन ई से इमोशंस, इमोशंस एंड लास्ट में समराइज, समराइज, समराइज। तो कहने का मतलब है कि आप पहले एनवायरनमेंट सेट कीजिए, फिर उन लोगों का परसेप्शन देखिए, ठीक है? वो लोग क्या सोच रहे थे, ठीक है? फिर उन लोगों को बुलाइए, उनकी नॉलेज असेस कीजिए कि वो लोग उस कंडीशन के बारे में कितना जानते हैं ओवरऑल पूरा। उसके बाद में आप उनका इमोशनल स्टेटस होगी, जब आप ब्रेक करेंगे इमोशनल स्टेटस आएगा, ठीक है? एंड देन यू समराइज। ठीक है? तो ये आपका स्पाइक प्रोटोकॉल है, इस तरीके से हमारे को बैड न्यूज़ ब्रेक करनी होती है। तो यहाँ तक तो आपको पता है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊँगा दैट इज़ समथिंग एक्स्ट्रा। देयर इज़ अनदर प्रोटोकॉल फॉर ब्रेकिंग द बैड न्यूज़, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेक प्रोटोकॉल। अब यार ब्रेक प्रोटोकॉल क्या है? तो यार लगाम भी तो लगानी पड़ेगी ना। तो ब्रेक प्रोटोकॉल लिखता हूँ मैं आपके सामने। बी इज़ फॉर बैकग्राउंड, बी इज़ फॉर बैकग्राउंड, आर इज़ फॉर रिपोर्ट, आर इज़ फॉर रिपोर्ट, ई इज़ फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर, ए इज़ फॉर अनाउंसमेंट, अनाउंस कर दीजिए उनको। ठीक है? उसके बाद उनका आप हैंडल कीजिए, ठीक है? हैंडल कीजिए उनको, एंड लास्ट में यू समराइज़, समराइज़। ठीक है? तो ये एक अनदर प्रोटोकॉल था जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आपने स्लैक प्रोटोकॉल तो सुना होगा, लेकिन आपने ब्रेक प्रोटोकॉल शायद नहीं सुना होगा, लेकिन अब आपको पता चल गया है। ठीक है? देखो, दोनों प्रोटोकॉल का यही इंडिकेशन है कि आप पेशेंट के रिलेटिव को कंफर्ट कीजिए, पेशेंट को कंफर्ट कीजिए, वो किस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है? उनको क्या परसेप्शन है, फिर देन यू डिलीवर, देन यू समराइज़, और उनके इमोशंस से उनका हेल्प कीजिए। सब में घूम फिरा के यही है, बस वर्ड्स अलग-अलग हैं, इंग्लिश का डिफरेंस है, किसी में कुछ करते हैं, किसी में कुछ करते हैं। मेरे कहने का मतलब था, एग्ज़ाम पूछेगा स्पाइक प्रोटोकॉल, तो आप लिखेंगे ब्रेकिंग बैड न्यूज़। अगर पूछेगा ब्रेक प्रोटोकॉल, आप लिखेंगे बैड न्यूज़। नाउ स्पेशल पॉइंट एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा लेके जाइए, ए, बी, सी, डी, ई।
ये भी एक प्रोटोकॉल होता है जो आपके बैड न्यूज़ में ब्रेक करने में हेल्प करता है। नाउ यू विल टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ब्रेक प्रोटोकॉल। ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले एक पॉइंट और मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करा देता हूँ ताकि आपको फ़ील आ जाए इस चीज़ का कि हमने कुछ बहुत अच्छा सीखा। जाने से पहले तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा चॉप, CHOP, ठीक है? और यहाँ पे मैंने लिखा ABD विलियर्स, ठीक है? चॉप एंड ABD विलियर्स, खत्म यहाँ पे। C का मतलब है साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड। एस का मतलब है हाइड्रोक्सी डेनोरुबिसिन, डेनोरुबिसिन। ओ का मतलब है ऑक्सीविन, मतलब विन ब्लास्टिन। पी से मतलब है प्रेडनिसोलॉन, प्रेडनिसोलॉन, ठीक है? यहाँ पे ना ऑनको विन कर दीजिए इसको, ना ऑनको, ऑनको विन, ये आपकी है विन ब्लास्टिन, ठीक है? तो कहने का मतलब है चॉप का मतलब है साइक्लोफॉस्फेमाइड, हाइड्रोक्सी डेनोरुबिसिन, विन ब्लास्टिन एंड प्रेडनिसोलॉन। ये जितनी भी दवाइयां हैं ना, ये तो हमें हमारे पास चॉप के अंदर, ठीक है? ये हम देते हैं फॉर हॉटस्किन्स लिम्फोमा। दिस इज द रजीम। कहने का मतलब है ये जो चॉप है ना, ये आपका एक रजीम है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रजीम है, जैसे प्रिचार्ड रजीम है, एसएस रजीम है, थाई रजीम है, उसी तरीके से एक चॉप रजीम भी है हमारे पास, जो कि हम हॉटस्किन लिम्फोमा में देते हैं, जिसके अंदर हम ये चारों दवाइयां देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारे पास है तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिकेटर एबीडी विलियर्स, ठीक है? आपको पता है मिस्टर 360 डिग्री, ठीक है? एबीडी में ABD विलियर्स, ठीक है? ए से है एड्रियामाइसिन, क्या है? एड्रियामाइसिन। बी से है ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन। डी से है डेकार्बाजिन, डेकार्बाजिन, ठीक है? एंड एन से है विन ब्लास्टिन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब है एबीडी विलियर्स जो प्रोटोकॉल है, ये एबीडी विलियर्स जो रजीम है ना, वो हम यूज करते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर। एंड चॉप रजीम जो यूज करते हैं दैट इज वी यूज फॉर हॉजकिंस लिम्फोमा। आई होप आपको ये दोनों रजीम क्लियर हो गया होगा। मुझे यहाँ पे लाना जरूरी था क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस बता दिया है। रीड डिस्टिंक्ट एक्सेल, पल्स, फीवर, डिफ्यूज, एक्स्ट्रानोडल, सब बता दिया मैंने, आउलाई अपीयरेंस। तो अब लास्ट में ट्रीटमेंट भी मैंने सोचा लिखवा देते हैं, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक मजा आ रहा होगा। अगर आप बोर नहीं हो रहे तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप ज्यादा बोर हो गए तो उठिए, पानी पीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ना आपकी तैयारी सुपर स्पीड से होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि टाइम है तो वो उसकी बहुत बड़ी गलती है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई पर्सनल इश्यूज हैं, अगर कोई आपकी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ आप मुझे डीएम करके कुछ भी, किसी भी टाइप का कोई इशू है, पर्सनल, प्रोफेशनल, तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। मैं उस बारे में भी आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। मैं आपका इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ, आप इसे मैसेज करना। एंड अगर आपने मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज करते हुए जाइए, क्योंकि इट इज माई काइंड ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कार्डियक ड्रग से, जिसका नाम है डिगॉक्सिन। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। पेशेंट को डिगॉक्सिन दिया है, पल्स उसका 52 है। अब हम क्या करेंगे? नर्स इमीडिएट एक्शन। तो ये आप में से जो भी बच्चा देख रहा है इस सेशन, मुझे पता है 100% मैं श्योर हूँ, गारंटी के साथ, कि आपको सबको इसका आंसर पता है कि हमें इसको होल्ड करना है, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट पे हम डिगॉक्सिन को नहीं देते, ठीक है? एक तो हमारे को ये बताया गया है, और जो अब मैं बताने वाला हूँ वो पॉइंट्स आप लिख लेना। एग्जाम क्वेश्चन फर्स्ट, कि 1 मिनट तक होल, 1 मिनट होल तक हम अपाइकल पल्स चेक करते हैं। अपाइकल पल्स चेक करते हैं डिगॉक्सिन, अगर पेशेंट डिगॉक्सिन पे है तो, या डिगॉक्सिन देने से पहले, ठीक है? मोर ओवर पहले वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है। मतलब ड्रग देने से पहले 1 मिनट तक पेशेंट के दिल पे हाथ रखो, उससे बात करो, मतलब कहने का है अपाइकल पल्स चेक करिए, ठीक है? अब एग्जाम क्वेश्चन सेकंड, हाइपोकैलीमिया की वजह से आपके डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, सबको पता है। हाइपोकैलीमिया की वजह से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है। एंड इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरकैलीमिया होता है। डिगॉक्सिन डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से हाइपरकैलीमिया होता है, ठीक है? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 4 क्वेश्चन, 60 के नीचे नहीं देनी, इमीडिएट 1 मिनट तक पूरा अपाइकल पल्स चेक करना है, ठीक है? हाइपोकैलीमिया टॉक्सिसिटी करता है, टॉक्सिसिटी से हाइपरकैलीमिया होता है। यहाँ तक खत्म। अब यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रोलाइट और बताता हूँ जिसकी वजह से आपको डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है। एक है आपका इंक्रीज मैग्नीशियम, इंक्रीज कैल्शियम। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका हाइपोकैलीमिया की वजह से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, देन हाइपरमैग्नीसीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया कैन आल्सो लीड टू डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। स्टेटमेंट ऑफ द डे, ठीक है? किसी दिन एग्जाम में कैल्शियम मैग्नीशियम की वैल्यू देके पूछेगा कि द पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी और नॉट, या कहीं ना कहीं ऑप्शन में कैल्शियम मैग्नीशियम देगा, उस टाइम आपको वो टिक करके आना है, अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो। यहाँ तक खत्म। नाउ यहाँ पे एक बात तो हम सब पढ़ते हैं कि यार 60 बीट्स से कम होता है तो हमारे को डिगॉक्सिन नहीं देनी होती, लेकिन ये सब तो यार अडल्ट का बात है ना।
अडल्ट की बात है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इन्फेंट का बता दो मुझे कोई, इन्फेंट में बता दो कि हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए जिससे कम में मैं पेशेंट इन्फेंट को डिकॉक्सिन नहीं दूँगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। क्यों? बच्चों को कार्डियक इश्यूज़ नहीं होते, बच्चों में हम डिकॉक्सिन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं इन्फेंट का पॉइंट यहाँ आपके सामने रखता हूँ, न्यू पॉइंट। इन्फेंट में अगर हार्ट रेट 90 बीट्स पर मिनट से कम होती है, देन वी डोंट गिव डिकॉक्सिन। आई होप आपको ये वाला पॉइंट नया लगा होगा, ठीक है? नाउ कुछ ड्रग्स होती हैं जो आपके जो आपकी डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रेसिपिटेट करती है, जैसे कि वीक्यूएएम। ये एक निमोनिक है, वीक्यूएएम अब याद रख लेना। वी से इज़ वेरापैमिल, मतलब आपका जो सीसीपी होता है, क्यू से इज़ क्यूनिडिन, क्यूनिडिन। ए से इज़ एम्योडेरोन, एम्योडेरोन। एंड एम से इज़ मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, जिसके अंदर आपके इराइथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन बहुत सारी आती है। यहाँ पे एक अम्योडेरोन से ना आपको ब्लू मैन सिंड्रोम होता है, आपको पता है ना? ब्लू मैन सिंड्रोम होता है अम्योडेरोन से। अगर आपको नहीं पता तो याद रखना, ब्लू मैन सिंड्रोम, अम्योडेरोन, ठीक है? ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरामफेनिकोल। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम आपकी जो फोटोथेरेपी होती है उसके बाद में, ठीक है? रेड मैन सिंड्रोम, वैनकोमाइसिन। पर्पल ग्लव सिंड्रोम मैंने पढ़ा तो कंप्लीटली एमसीक्यू वाली क्लास में, फिनाइट्रिन की वजह से होती है, ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है? तो ये जितने भी वीक्यूएएम वाली ड्रग्स है ना, ये आपकी डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रेसिपिटेट करती है या बढ़ा सकती है। नाउ अब हमारे पास एक सर की फोटो है ना? ये आप इनके सर की फोटो देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी फोटो है। आपको इनकी मुस्टैच देखने को लग रही है कितनी अलग, कुछ अलग सी ही है एकदम ही ना, एकदम मस्त सी ऐसी इनकी मुस्टैच है, ठीक है? तो ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जो हमारा ईसीजी होता है, ठीक है? मान लीजिए यहीं पे बनाता हूँ मैं, ये हमारा पीक्यूआरएस, ठीक है? ये हमारा ईसीजी है। तो अब यहाँ पे ना ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको ये है हमारे पास एसटी डिप्रेशन वाला। मैं इसको प्रॉपर ईसीजी में दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अगर प्रॉपर ईसीजी में मैं आपको दिखाऊँ, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? नाउ यू कैन एप्रिशिएट दिस। तो ये आपका हो गया क्यू, आर, एस और टी। तो ये वाला जो एसटी डिप्रेशन है ना, इसको बोलते हैं हम इन बाबा की मूंछों जैसा। ओके, आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके का कर्व ही है, ठीक है? तो इसके बहुत सारे नाम है, इस पॉइंट के बहुत सारे नाम है। ये स्पेशली आपको डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर ही देखने को मिलता है, ये इस टाइप का एसटी डिप्रेशन पैटर्न। इसीलिए इसको मैं यहाँ पे लाया आपके सामने। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसके नाम लिखता हूँ अलग अलग, आप वो नाम मेरे साथ फॉलो करना, ठीक है? लेट्स राइट द नेम्स। इसको मिटा देते हैं, यही नाम लिखते हैं। सबसे फर्स्ट जो नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दैट इज स्कूप्ड, दैट इज स्कूप्ड, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ स्लर्ड, ठीक है? या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ रिवर्स हॉकी साइन, ठीक है? यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ रिवर्स टिक साइन, ठीक है? या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ सेल्वेंडोर डेली, सेल्वेंडोर डेलीज मुस्टैच, मुस्टैच। तो कहने का मतलब है, ये सारे जो भी जितने भी नाम हैं, ये आपके इस पर्टिकुलर ईसीजी के लिए बोले बोले जाते हैं। मतलब स्कूप्ड एसटी एलिवेशन, स्लर्ड एसटी एलिवेशन, रिवर्स हॉकी साइन, रिवर्स टिक साइन, या फिर सेल्वेडोर डेली मुस्टैच साइन इन ईसीजी। ये सारे आपको उस एसटी डिप्रेशन को इंडिकेट करते हैं जो आपके डिगॉक्सिन की वजह से होता है। आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बिकॉज ये कुछ अलग है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये क्या है? नाउ आपको पता है ना, अगर पेशेंट डिगॉक्सिन पे होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, डिगॉक्सिन पे होता है ना, तो उसको ना येलो ग्रीन, येलो ग्रीन हेलोज देखने को मिलते हैं पेशेंट को। मतलब पेशेंट देखेगा ना, उसको इस टाइप का दिखेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन ही दिखता है पेशेंट को, ठीक है? अभी आप बोलो, कोई कोई बोलेगा सर इसमें रेड भी दिख रहा है, अरे यार ऐसा स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, ठीक है? येलो ग्रीन आप देखो ना, 4 येलो भी तो है, वो भी तो देखो, ऐसे गलत बात है ना, ठीक है? कहने का मतलब है येलो ग्रीन हेलोस पेशेंट को देखने को मिलेगा, तो वो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकती है पेशेंट को, ठीक है? नाउ यहाँ पे मैंने एक की फोटो लगाई है, ये क्या है? कोई आपको सोच सकते हो कि ये क्या हो सकती है? तो बेसिकली देयर वाज अ पेंटर जिसका नाम है विंसेंट, विंसेंट वैन गो, विंसेंट वैन गो, ठीक है? तो एक बहुत फेमस डच पेंटर थे, ठीक है? ब्रिटिश डच पेंटर थे। वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की पेंटिंग बनाते थे, जिसके अंदर उनका येलो येलो पोर्शन जो आपको दिख रहा है ना, येलो येलो पोर्शन वाला ज़्यादा पार्ट था। तो उनको बाद में पता चला कि ही वाज़ टेकिंग डिगॉक्सिन, जिसकी वजह से उसको ये टॉक्सिसिटी हो गई। तो उसको सब येलो ग्रीन सा ही दिखता था। तो ही यूज्ड टू मेक एवरीथिंग येलो येलो इन हिज पिक्चर, ठीक है? तो ये एक अलग सा कुछ था मेरे पास, मैं आपके लिए लेके आया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको
आपको पिछली 2 सीरीज़ भी पसंद आई होगी और ये थर्ड पार्ट भी पसंद आया होगा। आपने पिछली सीरीज़ को जैसा प्यार दिखाया, पिछली बार जो कमेंट्स किए, उसी तरीके से कमेंट्स आप इस सेशन के नीचे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको मेरे से और कॉन्टैक्ट करना है, अगर किसी और चीज़ के बारे में डिटेल जाननी है या अगर आपको इस सेशन के अंदर भी कोई डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ गुड ऑडियंस। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, तब तक आप खुश रहिए, हँसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने घरवालों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।